हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है? अर्थमेटिक में मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, ठीक है। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा और आखिरी सीट है, और इसमें अभी तक मैंने 32 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया, ठीक है। इसमें लगभग लगभग 10-12 क्वेश्चन और रिमेनिंग रह गया हुआ है, जो आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर अगले सीट में हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, बाकी टीचर से अच्छा लगता है, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इस तरीके से पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ पूरी तरह से है ना, पूरी तरह से तुम लोगों को फ्री में है ना यूट्यूब पे उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, हमको थोड़ा सा दुख होता है अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा घटता है। इसलिए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ जाता नहीं है, लाइक करने में, शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, मेरा मोटिवेशन बना रहे, इसलिए तुम प्लीज ये काम करो, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, तो आज हम ये सीट निपटाते हैं, ठीक है। और आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब होने वाला है, इसलिए दिमाग को अस्थिर करके क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बस ये सवाल देखना मेरे भाई, 33 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है। 33 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे खरीदा। एक व्यक्ति ने 4 जोड़ा काला मोजा खरीदा, ठीक है, और कुछ जोड़ा भूरा मोजा खरीदा। कितना जोड़ा भूरा मोजा खरीदा ये पता नहीं, कुछ जोड़ा कुछ जोड़ा भूरे मोजा खरीदा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितना जोड़ा है ना भूरे मोजा खरीदा। अब आगे पढ़ो। काले मोजे के जोड़े का मूल्य, यहां जोड़ा की बात हो रहा है, पेड़ का, यानी काले मोजे का प्रत्येक पेड़ जो है उसका जो कीमत है वो भूरे मोजे के जोड़े का 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि काले मोजे के जोड़े का जो मूल्य है वो भूरे मोजे के मूल्य के कितना है, 2 गुना है, 2 गुना, ठीक है। आगे पढ़ो। लेकिन बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजों को जोड़े को बदल दिया, दोनों जोड़ों के मोजे को बदल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो काले मोजे का जो है ना रेट होना चाहिए वो रेट लगा दिया भूरे मोजे का, और जो भूरे मोजे का रेट होना चाहिए वो काले मोजे का रेट लगा दिया, ठीक है मेरे भाई। बिल को है ना एक्सचेंज कर दिया, दोनों मोजे को जोड़े को बदल दिया, जिसके कारण बिल जो है वो 50% बढ़ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है काले और भूरे मोजे का शुरू में क्या अनुपात था। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि शुरुआत में काले जोड़े है ना काले मोजे और भूरे मोजे, इन दोनों का शुरू में क्या रेशियो था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे काम करो, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे खरीदा, ठीक है, काले मोजे, ध्यान से सुनते रहना, काले मोजे। तुम हमको यह बताओ काला मोजा कितना जोड़ा खरीदा? काला मोजा खरीदा 4 जोड़ा, 4 जोड़ा काले मोजा खरीदा, ठीक है, और कुछ जोड़े भूरा मोजा खरीदा। कितना है ना जोड़ा भूरा मोजा खरीदा यह बात हमको पता नहीं है, मैं मान लेता हूं यहां पे कि X जोड़ा खरीदा, मैं ये मान के काम करता हूं कि वो X जोड़ा भूरा मोजा खरीदा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, भूरे मोजे वो कितना खरीदा? भूरा मोजा या भूरा मोजे, भूरे मोजे वो कितना खरीदा बताना। भूरे मोजे में मान लिया हूं कि वो X जोड़ा खरीदा, X जोड़ा, भूरा मोजा वो X जोड़ा खरीदा, X जोड़ा, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। काले मोजे के जोड़े का मूल्य, यानी काले मोजे का जो है ना, काले मोजे का जो कीमत है वो भूरे मोजे की कीमत का 2 गुना है। इसके कहने का यह मतलब है कि भूरे मोजे का प्रत्येक जोड़ा, भूरा मोजा जो प्रत्येक जोड़ा का मूल्य अगर 1 रुपया है या 1 यूनिट है, 1 यूनिट ये कीमत है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, उसके कहने का यह मतलब है कि भूरा मोजा के प्रत्येक जोड़े का कीमत अगर 1 यूनिट है तो काले मोजे के प्रत्येक जोड़े का जो कीमत है वो 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर भूरा मोजा का कीमत 1 रुपया है तो इसका कीमत कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, 2 रुपया, ठीक है मेरे भाई। ये प्राइस का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो है, ये दोनों मोजों के प्राइस का रेशियो है, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों प्रकार के मोजों के प्राइस का रेशियो है। अगर भूरे मोजे की कीमत अगर 1 यूनिट है, भूरे मोजे के प्रत्येक जोड़े की कीमत अगर 1 यूनिट है, तो काले मोजे के प्रत्येक जोड़े की कीमत कितना यूनिट है? 2 यूनिट है, 2 यूनिट, ठीक है। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना।
बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजे के जोड़ों को बदल दिया, दोनों मोजे के जोड़ों को बदल दिया, यानी काले मोजे को इधर जाने दिया और भूरे मोजे को इधर जाने दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको बताओ, काले अगर बिल बनाएगा तो काले मोजे का रेट तो 2 रुपए पर जोड़ा है, 2 यूनिट पर जोड़ा है, और भूरे मोजे का जो रेट है वो 1 यूनिट पर है ना, 1 यूनिट पर जोड़ा है। तो बिल बनाते वक्त इसको बदल दिया। इसको बदल देने का मतलब क्या, इसको बदल देने का मतलब क्या, इसके बदल देने का मतलब ये हुआ कि 2 रुपए जो पर जोड़ा बिल बनना चाहिए था काले मोजे का, वो भूरा मोजा का बन गया। ये बिल बन गया भूरे मोजे का, ये बिल बन गया भूरे मोजे का। हमारे बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। उसको रेट लगाना चाहिए था 2 रुपये, काले मोजे का जो रेट 2 रुपये जो पर जोड़ा रेट है वो काले मोजे का लगाने चाहिए था, लेकिन गलती से वो क्या कर दिया, ये 2 रुपये पर रेट जो है वो भूरे मोजे का लगा दिया, ठीक है। और उसको भूरे मोजे का रेट लगाना चाहिए था 1 रुपये पर यूनिट, है ना, 1 रुपये या 1 यूनिट पर जोड़ा, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, इसका रेट लगा दिया काले मोजे का, ये रेट काले मोजे का पेड़ का लगा दिया, काले मोजे के पेड़ का लगा दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया, क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसी कारण उसका जो बिल है वो 50% बढ़ गया, इसी वजह से उसका बिल 50% बढ़ गया, यानी पहले जितना बिल आना चाहिए था उसमें वृद्धि हो गया, 50% का वृद्धि हो गया। तो शुरुआत में काले और भूरे मोजे का शुरू में क्या अनुपात था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। शुरुआत में काले और भूरे मोजे का शुरू में अनुपात क्या था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताओ, काले मोजे शुरू में कितना था, 4 पेड़, शुरू में कितना था 4 पेड़, और भूरा मोजा शुरू में कितना था, x पेड़, x पेड़। बस इसी का रेशियो हमको निकालना है क्या होगा। शुरुआत में काले मोजे कितना जोड़ा था और भूरा मोजे कितना जोड़ा था, उसका रेशियो निकालना है क्या होगा, यानी 4 पेड़ बटा का x पेड़, यानी यही हमको निकालना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, x का मान। x का मान जैसे ही आएगा तो शुरुआत में दोनों प्रकार का जितना भी मोजा था उसका मैं रेशियो निकाल लूंगा, ठीक है। अब हमको x का मान चाहिए। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। रेट लगना चाहिए था काले मोजे का ये, रेट लगना चाहिए था काले मोजे का ये और भूरे मोजे का ये, लेकिन गलती से रेट क्या लग गया, गलती से रेट क्या लग गया, भूरे मोजे का रेट लग गया ये और काले मोजे का रेट लग गया ये। तो तू बताओ मेरे भाई, रेट लगना क्या चाहिए था, रेट लगना क्या चाहिए था, रेट क्या लगना चाहिए था। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं यहां पे लिख देता हूं, बिल होना चाहिए था, बिल क्या होना चाहिए था ये बताओ, बिल क्या होना चाहिए था ये बताओ, बिल क्या होना चाहिए था ये बताओ। बिल ये होना था, 4 जोड़े का रेट 2 रुपए पर यूनिट, है ना, 2 रुपए पर जोड़ा लगना चाहिए था, और x जोड़े का जो रेट है वो 1 रुपये, है ना, 1 यूनिट पर जोड़ा लगना चाहिए था। तो बिल क्या होना चाहिए था बताना इसके हिसाब से। 4 जोड़े, एक जोड़े का बिल है ना 2 रुपये यूनिट है, 2 रुपये यूनिट, एक जोड़े का कीमत जो रेट है वो 2 रुपये यूनिट है, तो 4 जोड़े का कीमत कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 यूनिट हो जाएगा, 8 यूनिट। अरे कहानी बात समझ रहा है हमारा, कहानी बात समझ रहा है। ये रेट तो है, ये प्राइस तो है 2 रुपये पर जोड़ा या 2 यूनिट पर जोड़ा, ये रेट है रेट, और ये रेट है रेट, ये 1 यूनिट पर जोड़ा, ये रेट है रेट, ये रेट होना चाहिए था, ठीक है। तो बिल क्या होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, बिल क्या होना चाहिए था, वो 4 जोड़ा मोजा लिया, वो 4 जोड़ा मोजा लिया, 2 यूनिट पर जोड़ा मोजा का कीमत है, तो कितना बिल बनेगा उसका, एक, अगर 1 जोड़ा लेगा तो 2 यूनिट का बिल बनेगा, तो 4 जोड़ा लेगा तो कितना बिल बनेगा, 4 दूना 8 यूनिट नहीं बनेगा। अब तुम बताओ इसका रेट क्या होना चाहिए था, इसका बिल क्या होना चाहिए था। यहां 1 यूनिट पर जोड़ा है ना, रेट है 1 यूनिट पर जोड़ा है, और वो भूरा मोजा x जोड़ा लिया, तो इसके हिसाब से कितना रेट होना चाहिए था, एक जोड़े का मूल्य 1 यूनिट है, 1 यूनिट, तो x जोड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, x गुना 1 यूनिट, यानी x यूनिट हो जाएगा x यूनिट, यानी x यूनिट हो जाएगा x यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल बिल कितना होना चाहिए था, टोटल बिल होना चाहिए था 8 प्लस का x यूनिट, ये टोटल बिल होना चाहिए था 8 प्लस का x यूनिट, ये टोटल बिल होना चाहिए था 8 प्लस का x यूनिट। हमारा बात समझ रहा है। अरे दोनों को मिलाकर ही इनमें बिल बनेगा, काले मोजे का ये कीमत होना चाहिए था, भूरा मोजा का ये कीमत होना चाहिए था, तो टोटल बिल कितना होना चाहिए था, 8 प्लस का x नहीं हो जाएगा, ये बिल होना चाहिए था टोटल बिल 8 प्लस का x यूनिट रुपया। लेकिन बिल हो क्या गया, गलती से होना चाहिए था ये बिल, लेकिन बिल हो क्या गया मिस्टेक से बताना, बिल हो क्या गया मिस्टेक से बताना मेरे भाई। ये जो रेट है 2 रुपए पर जोड़ा, ये भूरे मोजे का लगा दिया क्लर्क ने, और ये जो रेट है 1 रुपए पर जोड़ा वो काले मोजे का लगा दिया गलत से, यानी गलती से क्लर्क ने। तो इसके हिसाब से बिल क्या हो गया बताना, इसके हिसाब से बिल कितना हो जाएगा बताना। भूरा मोजा है कैगो, भूरा मोजा कैगो लिए हुआ, x जोड़ा लिए हुआ, x जोड़ा, ध्यान रखना यहां पे भूरा मोजा कितना खरीदा हुआ, x जोड़ा, और काला मोजा कितना खरीदा हुआ है,
काला मोजा कितना खरीदे हुआ है, 4 जोड़ा खरीदे हुआ है, 4 जोड़ा। तो कितना बिल बनेगा बताना, यहां से कितना बिल बनेगा। भूरे मोजा का बिल लगा दिया 2 रुपए पर जोड़ा, तो एक जोड़ा का मूल्य 2 रुपया है और भूरा मोजा x जोड़ा है, तो कितना रुपया का बिल बनेगा। एक जोड़े का 2 यूनिट है तो x जोड़े का कितना हो जाएगा, 2 गुना x यूनिट, यानी 2x यूनिट रुपया, प्लस 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 प्लस। यहां पे बताओ काले मोजे 4 जोड़ा ले लिया और उसका रेट लगा दिया 1 रुपए पर जोड़ा गलती से, तो तुम बताओ यहां पे बिल कितना हो जाएगा। काले मोजे 4 जोड़ा का बिल कितना हो जाएगा, एक जोड़ा का मूल्य 1 रुपया है, 1 यूनिट है, एक जोड़ा का मूल्य 1 यूनिट है, तो 4 जोड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट, 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। गलती से ये बिल हो गया, गलती से टोटल बिल ये हो गया, टोटल बिल गलती से ये हो गया, टोटल बिल गलती से ये हो गया, कितना हो गया 2x प्लस का 4 यूनिट रुपया, 2x प्लस का 4 यूनिट रुपया, गलती से ये बिल हो गया। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल होना चाहिए था ये, बिल होना चाहिए था इतना रुपया का, बिल होना चाहिए था इतना रुपया का, लेकिन मिस्टेक से बिल हो गया इतना रुपया का। ठीक है, तो तुम बताओ बिल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, बिल में 50% का वृद्धि हो गया, बिल में 50% का वृद्धि हो गया। तुम बताओ मेरे भाई ये 50% के वृद्धि का क्या मतलब है, बिल में 50% का वृद्धि हो गया, इसके कहने का क्या मतलब है, 50% का वृद्धि हो गया, 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 का वृद्धि हो गया बिल में, यानी पहले बिल अगर 2 यूनिट होना चाहिए था तो बिल में 1 यूनिट की वृद्धि हो गया, 1 यूनिट की वृद्धि होगा और फाइनली बिल कितना हो गया, 3 यूनिट का हो गया, 3 यूनिट का। इसको पढ़ना आना चाहिए। बिल में 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, यानी बिल अगर होना चाहिए था 2 यूनिट का तो मिस्टेक होकर 1 यूनिट ज्यादा बिल हो गया, यानी 3 यूनिट का बिल हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है, ये शुरुआत में ये बिल होना चाहिए था लेकिन हो गया ये बिल, ये है ना, हो गया ये बिल। तो शुरुआत में जो बिल था, एक्चुअल बिल होना चाहिए था, ये हो गया ये उसी के बीच का रेशियो तो है, होना चाहिए था ये बिल, हो गया ये बिल, तो ये इसी के बीच का तो रेशियो है। जो बिल होना चाहिए था और वो जो गलती से हो गया उसके बिल का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ ना, जो बिल होना चाहिए था और जो बिल हो गया उसके बीच का रेशियो कितना आएगा, 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। ठीक है, बस इसी को पकड़ लेंगे क्योंकि मेरे पास में जो बिल है वो बिल ये होना चाहिए था, हो गया ये, तो इसके बीच का रेशियो मेरे अकॉर्डिंग जो बनेगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेशियो है उसका मैं मुंह मिला दूंगा तो x का मान इजी वे में आ जाएगा। बस इसी दोनों को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे अकॉर्डिंग बिल जो होना चाहिए था और जो बिल हो गया उसके बीच में रेशियो क्या बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग क्या रेशियो बनेगा, जो बिल होना चाहिए था और जो बिल हो गया गलती से उसके बीच में मेरे अकॉर्डिंग रेशियो क्या बनेगा, यही ना बनेगा, जो बिल होना चाहिए था जो बिल हो गया मेरे अकॉर्डिंग यही ना रेशियो बनेगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशियो कितना है, बिल होना चाहिए था 2 यूनिट का, हो गया 3 यूनिट का। ठीक है, गलती से, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही रेशियो कितना है, 2/3 है, 2/3, 2/3 है, 2/3। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई x का मान कैसे आएगा, यहां से बताना x का मान कैसे आएगा बताना। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना। 3 की गुना में मैं इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3×8 24 प्लस का 3x हो जाएगा, बराबर बराबर। 2 की गुना मैं इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस का 8 हो जाएगा, 4x प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 8 को मैं इधर ले आऊंगा तो 24 में से 8 चला गया तो 16 हो जाएगा, और 3x को उधर ले जाऊंगा तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x, यानी x बराबर कितना आ गया, 16 हो गया, 16। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको 16 x का मान का ही जरूरत था, x का मान का ही जरूरत था। इसका मतलब मैं इतना समझ गया कि शुरुआत में वो कितना जोड़ा भूरा मोजा खरीदा होगा बताना, वो x जोड़ा मोजा खरीदा था, यानी शुरुआत में वो 16 जोड़ा भूरा मोजा खरीदा था, वो 16 जोड़ा भूजा है ना भूरा मोजा खरीदा था। हमको इसी के बीच का रेशो पूछ रहा है कि काले और भूरे मोजे का शुरू में क्या अनुपात था। तो तुम बताओ मेरे भाई, शुरू में काला मोजा 4 पेड़ खरीदा था और भूरा मोजा कितना पेड़ खरीदा था, शुरू में x जोड़ा खरीदा था, x जोड़ा, x का वैल्यू 16 है तो यहां पर x का मान आ गया ना, ये x का मान आ गया ना, ये 16 पेड़ हो जाएगा, पेड़ से पेड़ समाप्त हो जाएगा और ये रेशियो क्या बनेगा, 4 से 16, एक है ना, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, 1/4 हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, यानी काले और भूरे मोजे का शुरू में क्या अनुपात था, 1:4 का, 1:4 का हो जाएगा, 1:4 का। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां है, ध्यान से सुनना।
किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां है। इसका मतलब, इसके कहने का यह मतलब है, इसके कहने का यह मतलब है कि टोटल अगर 12 गो स्टूडेंट है, टोटल अगर 12 गो स्टूडेंट है, ध्यान से सुनते रहना, टोटल अगर 12 गो स्टूडेंट है, टोटल अगर 12 गो स्टूडेंट है, तो उसमें से 5 गो स्टूडेंट क्या है, लड़की है। टोटल अगर 12 स्टूडेंट है तो उसमें से 5 गो स्टूडेंट क्या है, लड़की है। यानी 5 गो स्टूडेंट क्या है, 5 गो स्टूडेंट क्या है, 5 गो स्टूडेंट क्या है, वो लड़की है। 5 गो स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स है। 5 गो स्टूडेंट क्या है, उसमें गर्ल्स है। इसके कहने का यह मतलब है 5/12 भाग लड़की है, यानी टोटल अगर 12 स्टूडेंट है तो उसमें से 5 स्टूडेंट क्या है, लड़की है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, टोटल 12 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट अगर गर्ल हो जाएगा तो तुम बताओ बचा 7 स्टूडेंट। तो 7 स्टूडेंट क्या होगा बताना, 7 स्टूडेंट क्या होगा बताना। तो 7 स्टूडेंट बॉयज हो जाएगा, बॉयज, यानी उसमें 7 गो बॉयज हो जाएगा, 7 गो बॉयज। ठीक है, टोटल अगर 12 यूनिट स्टूडेंट है तो 5 यूनिट स्टूडेंट गर्ल हो जाएगा, 7 यूनिट स्टूडेंट कितना हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। इसके पहले लाइन के कहने का यह मतलब है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो भाई, इसके अकॉर्डिंग लड़कों की कुल संख्या कितना है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट। ध्यान से सुनना, लड़कों की संख्या कितना यूनिट है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट। लड़कों की संख्या 7 यूनिट है, 7 यूनिट। ठीक है, तो लड़कों की कुल संख्या में 4/7 लड़कों की जो आयु है वो 14 वर्ष से कम है। तो 7 का 4/7 करेंगे, 7 का 4/7 करेंगे, 7 का 4/7 करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी 4 यूनिट जो लड़का है, 4 यूनिट जो लड़का है, 4 यूनिट जो लड़का है, इसका जो एज है, इसका जो एज है वो कितना है बताना, 14 वर्ष से कम है। 4 यूनिट लड़कों का जो एज है वो 14 वर्ष से कम है, यानी 14 से कम एज का है, 14 से कम एज है, 14 से कम एज है। इसके कहने का यह मतलब हुआ कि जितना लड़कों की संख्या है उस लड़कों की संख्या का 4/7 लड़कों की जो आयु है वो 14 वर्ष से कम है। तो तुम बताओ, हमको इतना बताओ, टोटल 7 यूनिट बॉयज था तो उसका 4/7 करेंगे तो 4 यूनिट बॉयज। ये 4 यूनिट बॉयज ऐसा है जिसका एज 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे पढ़ो। लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है, 14 वर्ष या उससे अधिक है। देखो लड़कियों की कुल संख्या कितना है, लड़कियों की कुल संख्या कितना है बताना, लड़कियों की कुल संख्या कितना है, लड़कियों की कुल संख्या 5 है, 5 है, 5। तो लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियां, यानी लड़कियों की संख्या जितना है उसका 2/5, उसका 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी 2 यूनिट लड़की का, 2 यूनिट लड़की ऐसा है जिसका एज क्या है बताना, जिसका एज 14 वर्ष या उससे अधिक है। ये 2 यूनिट लड़की ऐसा है जिसका जो एज है, जिसका जो एज है वो 14 वर्ष से अधिक है, 14 वर्ष या उससे अधिक है, 14 वर्ष या उससे अधिक है, 14 वर्ष या उससे अधिक है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, 14 वर्ष या उससे अधिक है। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले कुल छात्रों की संख्या 1120 है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताना है क्या होगा, यानी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताना है क्या होगा, यानी 12 स्टूडेंट, 12 यूनिट स्टूडेंट है, 12 यूनिट, अरे टोटल विद्यार्थी 12 स्टूडेंट है ना, तो क्वेश्चन हमसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 12 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डाटा है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की बात हो रहा है। 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थी का मतलब लड़का प्लस लड़की दोनों मिलाकर, 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1120 है। 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1120 है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या लाना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग कितना है, ठीक है, यानी मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या, फिर दोनों का मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम निकालो मेरे भाई, 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है कितना, तुम बताओ। बॉयज में 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 4 है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट बताओ ना। लड़कों में 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट। और लड़कियों में 14 वर्ष से कम आयु वाले लड़की की संख्या कितना यूनिट होगा ये बताओ, क्योंकि डाटा में सिर्फ बात हो रहा है 14 वर्ष से कम आयु का। तो तुम बताओ लड़की टोटल कितना था, 5 यूनिट है, 5 यूनिट, लड़की टोटल 5 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट लड़की का जो एज है वो 14 वर्ष या उससे अधिक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 14 वर्ष से कम एज वाले लड़कियों की संख्या कितना यूनिट हो जाएगा,
तुम बता मेरे भाई, टोटल गर्ल अगर 5 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट का जो एज है वो 14 वर्ष या उससे अधिक है, तो बताओ मेरे भाई जो बच गया उसका एज 14 वर्ष से कम होगा ना, जो बच गया उसका एज 14 वर्ष से कम होगा ना। तो 5 यूनिट में से 2 यूनिट लड़की का एज 14 वर्ष से अधिक है, तो बताओ मेरे भाई 3 यूनिट जो लड़की है, 3 यूनिट जो लड़की होगा, 3 गो लड़की ऐसा होगा जिसका एज कितना होगा, जिसका एज कितना होगा, जिसका एज कितना होगा, 14 वर्ष से कम रहा होगा, जिसका एज 14 वर्ष से कम रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल छात्रों की संख्या बताओ कितना होगा जिसका एज 14 वर्ष से कम है। मेरे अकॉर्डिंग टोटल छात्रों की संख्या बताओ जिसका एज 14 वर्ष से कम है। तो सर 4 यूनिट लड़का ये रहा जिसका एज 14 वर्ष से कम है, और 3 यूनिट लड़की ये रहा जिसका एज 14 वर्ष से कम है। यानी मेरे अकॉर्डिंग 7 यूनिट छात्र ऐसा है, 7 यूनिट स्टूडेंट ऐसा है जिसका एज 14 वर्ष से कम है। मेरे अकॉर्डिंग 7 है ना, 7 गो स्टूडेंट ऐसा है जिसका एज 14 वर्ष से कम है, जिसका एज 14 वर्ष से कम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब जो डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो डाटा मेरे अकॉर्डिंग है, उसका मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है। 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 1120 है। मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई 7 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 7 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 1120 दे रखा है। 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 1120 दे रखा है। तो 7 यूनिट का वैल्यू 1120 दे रखा है, तो 12 यूनिट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 7 बटा में, ये 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, और 12 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो मैं 12 से गुना कर दूंगा तो 12 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बस यहां पे काट कूट करना, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है 7 से ये चला जाएगा 16 मरतबे, 160 की गुना 12 में हो जाएगा, 160 की गुना 12 में हो जाएगा, 1 जीरो तो आएगा ही आएगा। 12 छक 72 के 2 हासिल 7 चला जाएगा, 12 छक 72 के 2 हासिल 7 चला जाएगा, 12 का 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा, 19। यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना आ गया, 1920 आ गया, 1920। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर है। ठीक है, मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर है, उसके पास अपने खर्च के लिए 900 रुपया है। 900 रुपया लेकर वो निकला सियाचिन के दौरे पे। ठीक है, यदि वो अपने दौरे से 4 दिन अधिक रुकते हैं, यदि अपने दौरे से 4 दिन ज्यादा रुकता है, तो उन्हें अपने दैनिक खर्च में व्यय यहां होना चाहिए, दैनिक खर्च को 2.5 रुपए तक कम करना चाहिए। अगर वो 4 दिन एक्स्ट्रा रुकेगा तो उसका प्रत्येक दिन का जो खर्चा है उसको 2.5 रुपया कम करना पड़ेगा, तब वो एक्स्ट्रा 4 दिन रुक सकता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अरे बताओ ना, 900 रुपया लेकर निकला तो वो लिमिट टाइम के लिए जाएगा ना, वो 900 रुपया में लिमिट दिन रहेगा। अगर उसको ज्यादा दिन रुकना है, उतना ही पैसा में रुकना है, तो उसको अपना डेली का जो खर्च है उसको कम करना पड़ेगा, तभी तो ज्यादा दिन रुकेगा वो। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 रुपया अगर कम करेगा तो वो 4 दिन अधिक रुक सकता है। ठीक है, 4 दिन अधिक रुक सकता है। अगर 2.5 रुपया कम करेगा प्रतिदिन खर्च, तो वो जितना दिन के लिए गया हुआ है उससे 4 दिन ज्यादा रुक जाएगा। अगर 2.5 रुपया प्रतिदिन का खर्च वो कम करेगा तो मिस्टर अंकित कितने दिनों के लिए दौरे पर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्या होगा, मैं मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, मैं मान लेता हूं कि मिस्टर अंकित जो है वो शुरुआत में n दिनों के दौरे के लिए प्लान करके गया है, n दिनों के लिए गया है, n दिनों के लिए। ठीक है मेरे भाई, n दिनों के लिए गया है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। मिस्टर अंकित शुरुआत में n दिनों के लिए प्लान पर गया कि मैं इतना ही दिन दौरा करूंगा, n दिन तक ही रुकूंगा। n दिनों के लिए दौरा पे गया है, और कितना पैसा जेब में लेकर गया है, शुरू में 900 रुपया ही जेब में लेकर गया है, 900 रुपया जेब में लेकर गया, 900 रुपया जेब में लेकर गया, n दिनों के लिए गया है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, 900 रुपया अगर जेब में लेकर जाएगा, n दिनों के लिए दौरा, n दिनों के लिए जाएगा, तो प्रत्येक दिन का खर्च कितना हो जाएगा, प्रत्येक दिन का खर्च कितना हो जाएगा, उसके प्रत्येक दिन का खर्च कितना हो जाएगा, ये बताओ। प्रत्येक दिन का खर्च कितना हो जाएगा, प्रत्येक दिन बोलो या एक दिन का खर्च उसका कितना हो जाएगा, ये बता दो। प्रत्येक दिन बोलो या एक दिन बोलो, एक दिन का खर्च उसका कितना हो जाएगा। अरे 900 रुपया का काम इन दिनों में करेगा तो एक दिन में कितना खर्च करेगा, इन दिनों में 900 रुपया खर्च करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो प्रत्येक दिन का खर्च उसका आ जाएगा 900 बटा n रुपया, 900 बटा n रुपया। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। मान लो कि कोई आदमी 2000 रुपया लेकर गया, 2000 रुपया लेकर 2000 रुपया लेकर गया, कितने दिन के लिए दौरा पर गया, 20 दिन के लिए लेकर गया, 20 दिन के लिए।
तो 20 दिन के लिए अगर दौरा पर 2,000 रुपया लेकर गया तो एक दिन का उसका खर्च कितना हो जाएगा, नहीं निकाल सकता। एक दिन का खर्च कितना हो जाएगा, नहीं निकाल सकता है। 2,000 रुपया वो 20 दिन के लिए है ना लेकर गया, तो एक दिन के लिए उसका कितना, एक दिन में वो कितना खर्च करेगा, नहीं निकाल सकता। एक दिन का खर्च उसका 100 रुपया नहीं बैठेगा, एक दिन का खर्च उसका 100 रुपया नहीं बैठेगा। ऐसे ही तो निकालना है, ऐसे ही तो निकालना है। तो तुम बताओ, अगर वो 900 रुपया लेकर एन दिनों के लिए एन दिनों तक के लिए एन दिनों के लिए लेकर गया है, तो एक दिन का खर्च कितना हो जाएगा, 900 बटा एन रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अपने दौरे से 4 दिन अधिक रुकता है, वो अपने दौरे से 4 दिन अधिक रुकता है, तो तुम बताओ उस केस में उसके प्रत्येक दिन का खर्च कितना हो जाएगा। अगर वो एन दिनों के लिए रुकता है तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो 4 दिन अतिरिक्त रुकता है, जितना दिन के लिए वो गया था उससे 4 दिन अतिरिक्त रुकता है, तो उसके हिसाब से प्रत्येक दिन का खर्च कितना उसका बनेगा, ये बताओ। उसके प्रत्येक दिन का खर्च कितना बनेगा, या एक दिन का खर्च कितना बनेगा, ये बताओ। एक दिन का खर्च कितना बनेगा। पैसा तो उसके जेब में 900 रुपया फिक्स है, लेकिन पहले वो जितना दिन के लिए गया था उससे 4 दिन अगर ज्यादा रुकता है, तो उसके हिसाब से उसका प्रत्येक दिन का खर्च कितना बनेगा, तो भाग हो जाएगा n+4 से। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। अगर 2,000 रुपया लेकर 20 दिन के लिए जाएगा तो प्रत्येक दिन का खर्च कितना हो गया, 100 रुपया। लेकिन इसको अगर वो 25 दिन में खर्च करेगा, 25 दिन के लिए रखेगा, ठीक है। अगर वो 20 दिन ना रुक के 25 दिन रुकेगा तो उसके प्रत्येक दिन का खर्च कितना हो जाएगा, प्रत्येक दिन का खर्च कितना हो जाएगा, 2,000। पहले 20 दिन के लिए रुका था, अब वो 25 दिन के लिए रुक रहा है, तो 20 + 5 से भाग हो जाएगा, तो प्रत्येक दिन का खर्चा उसका नहीं निकल जाएगा। 20 × 5 = 25, 20 × 5 = 25, 80 रुपया नहीं आ जाएगा उसका खर्चा प्रत्येक दिन का, 80 रुपया नहीं हो जाएगा। अरे सही तो निकलेगा। n दिन के लिए रुकेगा तो प्रत्येक दिन का खर्च ये बनेगा 900 बटा n रुपया। लेकिन अगर उससे 4 दिन ज्यादा रुकेगा तो उसके प्रत्येक दिन का खर्च बनेगा 900 बटा का n बटा 4 रुपया। उसके प्रत्येक दिन का खर्च ये बैठेगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ हमको, ये प्रत्येक दिन का खर्च ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, ये बताओ हमको, इतना बताओ। ये खर्च ज्यादा होगा कि प्रत्येक दिन का खर्च पहले ये था, 4 दिन एक्स्ट्रा रुकेगा तो ये खर्च हो जाएगा प्रत्येक दिन का, तो दोनों में से कौन ज्यादा होगा, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा। अरे यही बात तो मैं तुमको यहां पे समझा रहा हूं उस समय से, यही बात तो मैं यहां पे समझा रहा हूं। जैसे यहां समझो, 2,000 रुपया लेकर गया हो, अगर 20 दिन रुकेगा 20 दिन, और 20 दिन ना रुकेगा, 5 दिन ज्यादा रुकेगा, यानी 25 दिन रुकेगा 25 दिन, तो यहां पर डे खर्च कितना उसका बनेगा, यहां पर डे कितना खर्च बनेगा, 2,000 बटा का 20, यानी कितना खर्च बनेगा पर डे, 100 रुपया पर दिन बनेगा पर डे खर्च, 100 रुपया पर दिन। लेकिन वो 5 दिन ज्यादा रुकेगा तो पर डे का खर्च कितना बनेगा, 2,000 बटा का 25 हो जाएगा, तो 25 × 8 = 200, ये कट जाएगा 80 मरतबे। तो यहां खर्च कितना बनेगा, यहां खर्च 80 रुपया पर डे बनेगा, 80 रुपया पर डे बनेगा, ठीक है। अगर वो उतना ही पैसा में ज्यादा दिन रुकेगा तो उसको खर्चा कम करना पड़ेगा ना प्रत्येक दिन का। तो यही बात तो यहां पर है। अगर वो n दिन रहेगा तब तो जो खर्चा बनेगा प्रत्येक दिन का वो बनेगा, लेकिन उससे अगर 4 दिन ज्यादा रहेगा तो उसका प्रतिदिन का खर्च गिराना होगा, उसको कम करना होगा, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, और ये वाला वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ये वाला वैल्यू कम होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर वो 4 दिन एक्स्ट्रा अगर रुकेगा तो उसको 2.5 रुपए तक कम करना होगा, यानी प्रत्येक दिन का खर्च 2.5 रुपए कम करना होगा। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर वो n दिन रुकेगा तो प्रत्येक दिन का खर्च ये हुआ, लेकिन अगर 4 दिन ज्यादा रुकेगा तो ये हुआ उसके प्रत्येक दिन का खर्च। तो ये जो खर्च है, ये वाला जो खर्च है, ये वाला जो खर्च है, वो ये वाला खर्च से 2.5 रुपया कम है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। यानी ये वाला जो खर्च है वो इस वाले खर्च से 2.5 रुपया कम करना पड़ेगा उसको, यानी ये वाला खर्च से 2.5 रुपया कम है। या फिर ये बोलो, दोनों केस में जो एक दिन का खर्च है उसका डिफरेंस 2.5 रुपया है, उसका डिफरेंस 2.5 रुपया है। अरे काय नहीं समझ रहा, ये वाला जो खर्च है, 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 वो ये वाला खर्च से कम ही तो आएगा। ये पर डे का खर्च यहां जो होगा वो ये वाले खर्च से कम ही तो आएगा। और कितना कमाना है ना, कितना कम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितना कम है, 2.5 रुपया कम है, 2.5 रुपया। बस इसी को पकड़ के हमको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, इसी को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर 4 दिन ज्यादा रुकेगा तो उसको प्रत्येक दिन का खर्च को 2.5 रुपया कम करना पड़ेगा, यानी ये वाला खर्च से 2.5 रुपया कम है, ठीक है। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। यानी हमको क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 900 बटा n + का 4, यानी ये वाला खर्च, ये वाला खर्च, ये वाला खर्च 900 बटा n से, 900 बटा n से, 900 बटा n से, 900 बटा n से 2.5 रुपया कम है। दैनिक खर्च 2.5 रुपया कम है, 2.5 रुपया का मतलब 5/2 कम है। अरे यही ना क्वेश्चन तुमसे कहना चाह रहा है कि ये वाला जो खर्च है, ये वाला खर्च है, वो ये वाले दैनिक खर्च है, ये वाला जो दैनिक खर्च है वो ये वाले दैनिक खर्च से 2.5 रुपया कम है। तो वही के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन लगा दिया ना।
अब तुम बताओ यहां से कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। -5/2 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये प्लस का 5/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इधर से मैं उसको अगर इधर भेज दूं, ये 900/n है, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो ये 900 बटा का कितना हो जाएगा, n प्लस का 4 हो जाएगा, n प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताओ यहां से मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, हमको n का मान निकालना है। तो 900 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा अंदर में बताना। 900 कॉमन ले लेगा तो क्या बनेगा, 1/n माइनस का 1 का n प्लस का 4, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब यहां से बताओ मेरे भाई, जो कटने फुटने वाला है उसको काट फूट के समाप्त करो। ठीक है, 5 से ये कितना हो जाएगा, 18 मरतबे 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये ध्यान से सुनते रहना, 180 हो जाएगा ये। तो तुम बताओ यहां से कितना बनेगा, यहां से कितना बनेगा। अगर मैं इसको उठा के इधर लाता हूं, सबसे पहले ये बताओ हमको कि इसका एलसीएम कितना बनेगा, इसका एलसीएम कितना बनेगा, n इंटू एन प्लस का 4, ये बनेगा, n से n चला गया, n प्लस का 4 उतरेगा, माइनस n प्लस 4 से n प्लस 4 चला गया, n उतरेगा, तो n से n ये चला गया। तो फाइनली यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से तो 1/2 आएगा, और इधर से कितना बनेगा बताना, 180 यहां पे था, 180 यहां पे था, यही था ना, यही था ना। तो फाइनली यहां से कितना आ गया बताना, 1/2 बराबर 180 इंटू 4 का कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 4 का n इंटू एन प्लस 4 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 4 हो जाएगा, 4 का n इंटू एन प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो n इंटू एन प्लस 4 की गुना 1 में होगा, तो n इंटू एन प्लस 4 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 4 बराबर यहां से कितना बन जाएगा बताना, इसकी गुना इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा बताना, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 36 चौक कितना हो जाएगा, 36 चौक 18 दूना 36 और 36 चौक कितना हो जाएगा, 144, 144 हो जाएगा, 1440 बनेगा। n इंटू एन प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ रहा है, हमको n का मान निकालना है, n का मान, हमको n का मान निकालना है, n का मान। ठीक है, तो इसका दो कंडीशन है, या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कर लो, या नहीं तो n का वैल्यू जो है, ये जो ऑप्शन है हमारा, ये n का ही मान दे रखा है। ठीक है, इसको पुट कराओ कि कौन सा ऑप्शन इसको मैच खा रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके n का मान निकाल लो, या नहीं तो जो ऑप्शन है वो सब n का मान का ही है, कितने दिन का दौरे पर है उसी का ऑप्शन है, इसका वैल्यू पुट कर लो, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई कौन इसको संतुष्ट करेगा। पहला ऑप्शन अगर मैं 36 उठाता हूं तो ये हो जाएगा n बराबर, अगर मैं 36 उठाता हूं तो 36 गुना का 40 हो जाएगा, 36 गुना का 40। तो बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 36 के गुना 4 में होगा तो कितना होगा, 36 गुना 72 गुना 144। ये पहला ऑप्शन ही हमारा संतुष्ट, पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36, यानी वो कितने दिन के लिए दौरे पर है, 36 दिन के लिए दौरे पर है। ये पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाइड कर दिया। अगर मैं 30 पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। अरे समझ रहा है, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। गेंदों की एक निश्चित संख्या 840 रुपया में खरीदी गई, कितना गेंद खरीदा गया ये क्वेश्चन हमको नहीं बोल रहा है कुछ भी, सीधा बोल रहा है कि एक निश्चित संख्या 840 रुपया में खरीदा गया, प्रत्येक गेंद को 5 रुपया सस्ता होने पर 3 और गेंदों को उसी धनराशि में खरीदा जा सकता था, तो खरीदी गई गेंदों की संख्या का पता लगाया कितना होगा। यानी शुरुआत में कितना गेंद खरीदा था ये हमको पता लगाना है, क्या होगा। मैं मानता हूं कि शुरुआत में n को गेंद किना था, n को गेंद, तो तुम बता मेरे भाई 840 रुपया में n को गेंद किना था, तो प्रत्येक गेंद की कीमत क्या बनेगा यहां से बताना, प्रत्येक गेंद की कीमत क्या बनेगा ये बताओ, प्रत्येक गेंद की कीमत क्या बनेगा ये बताओ, प्रत्येक गेंद की कीमत क्या बनेगा ये बताओ मेरे भाई। अगर 840 रुपया में n गेंद किनेगा तो एक गेंद का या प्रत्येक गेंद का कीमत क्या बनेगा, 840 बटा n रुपया बनेगा, प्रत्येक गेंद या एक गेंद का कीमत ये बनेगा 840 बटा का n रुपया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। प्रत्येक गेंद को 5 रुपया सस्ता होने पर 3 और गेंदों को उसी धनराशि में खरीदा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, यानी वो इतना ही पैसा में, इतना ही पैसा में, ध्यान से सुना, इतना ही पैसा में 3 और गेंद खरीदता है, इतना ही पैसा में 840 रुपया में ही 3 और गेंद खरीदता है। कब, जब गेंद प्रति रुपये 5 रुपये सस्ता हो जाता है तब। तो तुम बता मेरे भाई, इतना ही पैसा में अगर वो 3 और गेंद खरीदेगा तो उस केस में प्रत्येक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा,
840 बटा का n प्लस 3 हो जाएगा। उस केस में प्रत्येक है ना, प्रत्येक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? 840 बटा का n बटा 3 रुपया नहीं हो जाएगा। इस केस में प्रत्येक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? इस केस में प्रत्येक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? और उतना ही पैसा में वो 3 गेंद ज्यादा खरीदेगा, 3 गेंद ज्यादा खरीदेगा उतना ही पैसा में, तो प्रत्येक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? 840 बटा का n प्लस 3 रुपया हो जाएगा। इस कंडीशन में प्रत्येक गेंद की जो कीमत है, प्रत्येक गेंद की जो कीमत है वो कितना हो जाएगा बताना? 840 बटा का n बटा 3 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पहला केस में जो वो गेंद खरीदा, n गेंद खरीदा, पहला केस में जो वो n गेंद खरीदा, पहला केस में जो n गेंद खरीदता है, तो उस केस में प्रत्येक गेंद का जो कीमत है, प्रत्येक गेंद का जो कीमत है, और दूसरा केस में उतना ही पैसा में जो n प्लस 3 गेंद खरीदता है, उतना ही पैसा में n प्लस 3 गेंद खरीदता है, उसमें जो एक गेंद का कीमत आ रहा है, उसमें जो एक गेंद का कीमत आ रहा है, उसके बीच में 5 रुपए का डिफरेंस है, उसके बीच में 5 रुपए का डिफरेंस है। इसके कहने का मतलब यहां जो प्रत्येक गेंद का कीमत है और यहां जो प्रत्येक गेंद का कीमत है वो 5 रुपया कम है, यानी ये वाला प्रत्येक गेंद का जो कीमत है वो ये वाले प्रत्येक गेंद की कीमत से 5 रुपया कम है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अरे काय नहीं समझ रहा है? यानी ये वाला जो वैल्यू है वो ये वाला वैल्यू से 5 रुपया कम है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। उतना ही पैसा में अगर ज्यादा गेंद खरीदेगा तो कीमत कम नहीं होगा। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना। 400 रुपया लेकर मैं निकला, 400 रुपया लेकर मैं निकला, ठीक है, और 400 रुपया में अगर मैं 400 रुपया में अगर मैं 20 गेंद है ना 20 गेंद खरीदता हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। 400 रुपया में अगर मैं 20 गेंद खरीदता हूं तो तुम बताओ इस केस में प्रत्येक गेंद का कीमत कितना पड़ेगा हमको? इस केस में प्रत्येक गेंद का कीमत कितना बनेगा? ये खत्म हो जाएगा, ये 40 2 से 20 रुपए पर गेंद पड़ेगा। यहां प्रत्येक गेंद का कीमत हमको कितना पड़ा? 20 रुपए पर गेंद पड़ेगा, 20 रुपए पर गेंद, ठीक है। अब हमको यह बताओ इतना ही रुपया में अगर हमको 25 गेंद मिल जाता है, इतना ही रुपया में अगर हमको 25 गेंद मिल जाता है, 400 रुपया में ही 25 गेंद मिल जाता है, तो प्रत्येक गेंद की कीमत कितना बनेगा? 400 बटा का 25, 400 बटा का 25, 25 इकाई 25 और 16, यानी 16 रुपया पर गेंद पड़ेगा। प्रत्येक गेंद का कीमत 16 रुपया पर गेंद पड़ेगा। तो तू बता मेरे भाई, मेरे पास 400 रुपया है, इतना ही पैसा में मैं 20 गेंद कीनता हूं तो उसके हिसाब से प्रत्येक गेंद का कीमत 20 रुपया पड़ रहा है, और इतना ही पैसा में मैं ज्यादा गेंद खरीदूंगा तो प्रत्येक गेंद की कीमत कम जाएगा ना, 16 रुपया पर गेंद हो जाएगा ना। तो सेकेंड केस में प्रत्येक गेंद की जो कीमत है वो पहले वाले केस में प्रत्येक गेंद की कीमत से कम हो रहा है ना। यहां 20 रुपए पर गेंद पड़ रहा है, यहां 16 रुपए पर ही है ना, 16 रुपए पर गेंद ही पड़ रहा है। तो यही तो क्वेश्चन हमारा है कि उतना ही पैसा में वो n गेंद खरीदता है और उतना ही पैसा में अगर n प्लस 3 गेंद खरीदता है, तो तुम बता मेरे भाई यहां जो प्रत्येक गेंद का कीमत होगा वो इस वाले केस के प्रत्येक गेंद की कीमत से कम होगा ना। यहां प्रत्येक गेंद का कीमत ज्यादा होगा, यहां प्रत्येक गेंद का कीमत कम होगा। इस केस में जो प्रत्येक गेंद का कीमत होगा वो इस केस के प्रत्येक गेंद की कीमत से 5 रुपया कम होगा, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। बस इसको पकड़ लेना है, इक्वेशन ठोक देना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी ये वाला जो वैल्यू है इस केस में प्रत्येक गेंद का कीमत ये वाले कीमत से 5 रुपया कम है, यानी ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू से 5 रुपया कम है। तो कैसे लगाओगे इक्वेशन बताना, या सीधा सीधा बोलो कि इन दोनों केस का जो डिफरेंस है वो 5 रुपया, दोनों बात तो सेम ही है, यानी इन दोनों केस का जो डिफरेंस है वो 5 रुपया है। तो 840 बटा का n ये बड़ा है और ये छोटा है, माइनस 840 बटा का n प्लस 3 बराबर कितना है? 5 है 5। 840 बटा का n प्लस 3 बराबर 5 है 5। बस इसको सॉल्व कर लेना है। बताओ मेरे भाई कैसे सॉल्व होगा? 840 तो पहले मैं कॉमन खींच लूंगा, तो यहां क्या बचेगा? 1 बटा n माइनस का क्या हो जाएगा? 1 बटा n प्लस 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा 5, ठीक है ठीक है। 840 को मैं उधर भेज दूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा बताना। 840 को मैं तो भेज ही दूंगा, पहले मैं इसका एलसीएम लगा लेता हूं। n इंटू n प्लस 3, अगर मैं एलसीएम लगाता हूं तो क्या बनेगा? n से n चला गया, यहां बनेगा n प्लस 3 माइनस का n प्लस 3 से n प्लस 3 चला गया, बचेगा n बराबर इधर से 840 उठ के आएगा तो 5 बटा का 840 हो जाएगा, 5 बटा का 840 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब तुम बताओ मेरे भाई यहां जो कटने पुटने वाला है उसको काट फूट के समाप्त करो। यहां n से n समाप्त हो गया, ठीक है। 5 से ये 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5, ये 3 34 चला जाएगा, 5 36 4 5 8 40, 168 हो जाएगा, ठीक है 168 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब बताओ यहां से अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो कितना बनेगा बताना। यहां से मैं क्रॉस गुना करूंगा तो 1 की गुना इसमें होगा, यानी n इंटू n प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा बताना। 168 की गुना 3 में करना है, तो 168 की गुना 3 में करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 अटे 24 के 4 हासिल 2 चला जाएगा, 16 ते 48 2 50 हो जाएगा, 504 हो जाएगा, ये बन गया। यहां से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा,
या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोल लो या नहीं तो ऑप्शन से मैच करा लो। जो हमारा ऑप्शन है वो n का वैल्यू ही दे रखा है, n का वैल्यू ही दे रखा है, ठीक है। जो भी n का वैल्यू इसमें से इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। बताओ ना, या तो क्वाड्रेटिक खोल लो, इसको तोड़ो, द्विघात समीकरण खोलो, n का मान निकाल लो, और जो ऑप्शन है वो भी तो n का ही मान है। देखो कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मैं n बराबर 15 लेता हूं, 15 पहला ऑप्शन लेता हूं, 15 लेता हूं, तो तुम बताओ यहां पे क्या बनेगा। n बराबर मैं 15 लूंगा तो 15 की गुना हो जाएगा 15 + 3 18 में, तो कितना बनेगा ये 18 पंजे 90 हो गया। 18 पंजे 90, यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं n बराबर 28, अगर मैं 28 लेता हूं तो ये 28 हो जाएगा और 28 3 31 हो जाएगा ये, तो यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा 8 इकाई 8 बनना चाहिए, यहां पे 4 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा अगर मैं n बराबर 24 लेता हूं, तीसरा अगर मैं n बराबर 24 लेता हूं तो ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7, तो 7 चौक 28, यूनिट डिजिट पर 8 बनेगा, यहां 4 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बताओ 21 हो जाएगा 21, लास्ट ऑप्शन क्या बनेगा 21 बन जाएगा 21, ठीक है। तो इसका लास्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। n बराबर अगर मैं 21 रखूंगा तो 21 और 21 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 21 की गुना तुम 24 में करोगे तो 24 इकाई 24 के 4 हासिल 2 चला जाएगा, 24 दूना 48, 2 50 हो जाएगा, 504 हो जाएगा, इधर भी 504 है, मैच खा गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम था, तुमको प्रत्येक गेंद का कीमत निकाल लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है उससे इसका मुंह मिला देना है बस, ठीक है। एक मिनट, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 37 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। कक्षा ए से 5 बच्चा कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या समान हो जाती है, ठीक है। यदि कक्षा बी से 25 बच्चा कक्षा ए में प्रवेश करता है तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। कक्षा ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात बताना है क्या होगा, कक्षा ए और कक्षा बी के बच्चों की संख्या का अनुपात बताना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं ये मानता हूं कि कक्षा ए में ए स्टूडेंट है, ए कक्षा ए में ए स्टूडेंट है और कक्षा बी में बी स्टूडेंट है, मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं, ठीक है, कि कक्षा ए में ए स्टूडेंट है और कक्षा बी में बी स्टूडेंट है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। देखो कक्षा ए से 5 बच्चा कक्षा बी में जाता है, तो तुम बताओ मेरे भाई कक्षा ए से 5 बच्चा अगर कक्षा बी में जाएगा तो क्या होगा, कक्षा ए में ए स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट, ठीक है। तो कक्षा ए से 5 बच्चा निकल के कक्षा बी में चला गया तो ए में से 5 बच्चा निकल जाएगा, ठीक है, और वो कहां पहुंच जाएगा कक्षा बी में। कक्षा बी में टोटल स्टूडेंट कितना है, बी है, बी, तो उसमें 5 बच्चा ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 5 बच्चा ज्यादा हो जाएगा। तो कक्षा ए से 5 बच्चा निकलकर कक्षा बी में प्रवेश करेगा तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या समान हो जाती है, यानी कक्षा ए से 5 बच्चा निकल के कक्षा बी में चला गया तो कक्षा ए में से 5 बच्चा कमेगा और कक्षा बी में 5 बच्चा बढ़ जाएगा। तो इस केस में कक्षा ए में जो टोटल स्टूडेंट बचेगा और कक्षा बी में जो टोटल स्टूडेंट बनेगा उसकी संख्या आपस में समान हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। तो यहां से बताओ अगर मैं बी को इधर खींच लूंगा तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बताना, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, -5 उधर चला जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो a और b में एक रिश्ता आ गया, ठीक है, एक रिलेशन आ गया a और b में, ठीक है, या एक इक्वेशन आ गया a और b में। आगे पढ़ो, यदि कक्षा बी से 25 बच्चा कक्षा ए में चला जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे काम करो। कक्षा ए में ए बच्चा है ए, कक्षा ए में ए बच्चा है ए और कक्षा बी में बी बच्चा है बी, ठीक है, इतना बात हमको पता है, ठीक है। चलो कक्षा बी से 25 बच्चा अगर कक्षा ए में प्रवेश करता है, कक्षा बी से 25 बच्चा को कक्षा ए में भेजना है, तो कक्षा बी से 25 बच्चा को अगर भेजना है तो कक्षा बी में बच्चों की संख्या हो जाएगा b - 25, ठीक है, और ये 25 बच्चा अगर कक्षा ए में आ जाएगा तो कक्षा ए में बच्चों की टोटल संख्या हो जाएगा a प्लस का 25, ठीक है, ठीक है। कक्षा बी से 25 बच्चा अगर कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या, तो अब कक्षा ए में टोटल बच्चों की संख्या, कक्षा ए में जो टोटल बच्चों की संख्या है कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगुनी हो जाती है, यानी कक्षा ए में जो बच्चों की संख्या है वो कक्षा बी में जो बच्चों की संख्या फाइनल बनेगा उससे क्या हो जाता है, 2 गुनी हो जाता है, 2 गुनी, यानी ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू का 2 गुना है, 2 गुना, ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां से भी एक इक्वेशन बन गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू का 2 गुना है, यानी कक्षा ए में जो फाइनल बच्चा बनेगा
और कक्षा बी में जो फाइनल बच्चा बनेगा तो कक्षा ए में जो फाइनल बच्चा बनेगा वो कक्षा बी में फाइनल बच्चा का जो संख्या होगा उसका 2 गुना हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यही ना इक्वेशन बनेगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, अगर मैं बी को इधर खींच लूंगा तो क्या बनेगा बताना, अगर मैं बी को इधर खींच लूंगा तो क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा बताना। कक्षा बी से 25 बच्चा कक्षा ए में प्रवेश करता है तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। कक्षा बी से 25 बच्चा कक्षा ए में जाता है तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, चलो ठीक है। ये अब हमको ये बताओ, यहां से हमको ये बताओ यहां से क्या इक्वेशन बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये a प्लस का 25 हो जाएगा, a प्लस का 25, और इस पूरे परिवार में कितना से गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, 2 से, ये पूरा वैल्यू का 2 गुना है तो 2 से गुना हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 2b माइनस का 50 हो जाएगा, 2b माइनस का 50। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई, 2b को अगर मैं इधर खींच लूंगा तो a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा, 25 को मैं उधर भेज दूंगा तो -50 तो ये 25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, तो -50 कितना हो जाएगा, माइनस का 75 हो जाएगा, माइनस का 75 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ए और बी का मान आ जाएगा। ए और बी का मतलब कि शुरुआत में कक्षा ए में बच्चों की संख्या और शुरुआत बी में कक्षा बी में बच्चों की संख्या आ जाएगा, फिर उसका रेशियो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं तो हमको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये a माइनस बी है, ये a माइनस 2b है, तो दोनों इक्वेशन को घटा दो, दोनों इक्वेशन को घटा दो। ठीक है, a माइनस बी बराबर कितना है, 10 है 10, और यहां से कितना है a माइनस 2b, यहां से कितना है a माइनस 2b बराबर कितना है, ये माइनस का 75 है, माइनस का 75, दोनों इक्वेशन को घटा दो, घटाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। ठीक है, ये समाप्त हो गया, तो 2b में से एक भी चला जाएगा तो b हो जाएगा b, और 75 और 10 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85। तो b का वैल्यू कितना आ गया बताना, b का वैल्यू कितना आ गया, 85 आ गया, 85। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। b का वैल्यू अगर 85 हो गया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, b अगर 85 यहां पे पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करेगा तो b का a का मान नहीं दे देगा। अगर मैं यहां पुट करूंगा, पहला इक्वेशन में b बराबर 85, तो 85 यहां पुट करूंगा तो -85 उधर चला जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 95 हो जाएगा, a बराबर 95 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कक्षा ए और कक्षा बी के बच्चों की संख्या का अनुपात बताओ क्या होगा। तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कितना है, 95, और कक्षा बी में बच्चों की संख्या कितना है, 85। बस इसी दोनों का अनुपात निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किससे चला जाएगा, ये किससे चला जाएगा, यही रेशियो तो निकालना है, तो ये किससे चला जाएगा बताना। ये 5 से चला जाएगा 19 और 5 से चला जाएगा 17, तो फाइनली रेशियो क्या बनेगा दोनों क्लास के बच्चों का, 19:17 बनेगा। क्या रेशियो बनेगा, 19:17 बनेगा, 19:17। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस थोड़ा सा बुद्धि अगर होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ध्यान से सुनते रहना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पिता और मां की उम्र का अनुपात 11:10 था। पिता और मां, फादर और मदर की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। जब बेटे का जन्म हुआ, जब उसका बेटा बोर्न, जब बेटे का जन्म हुआ, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे उसे मैं बनाते चला जा रहा हूं। जब उसके बेटे का जन्म हुआ तो उसके बाप, उसके पिता और मां बाप का जो उम्र का रेशियो वो कितना था। जब बेटे का जन्म हुआ उस केस में उसके फादर और मदर के एज का रेशियो कितना था बताना। फादर और मदर के एज का रेशियो कितना था, तो 11:10 था, 11:10 था जब बेटा का जन्म हुआ था। तब फादर और मदर के बीच में जो एज का रेशियो था वो 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और मां की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान की आयु से दोगुनी हो जाएगी। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, बेटे का जन्म हुआ यहां पर आके मान लो कि सोन का कुछ एज हुआ, जन्म होने के बाद कुछ साल बढ़ेगा, तो सोन का इस समय बेटे का वर्तमान आयु यहां पे कुछ चल रहा है, बेटे का कुछ वर्तमान आयु यहां पे है, मैं प्रेजेंट एज में हूं। ठीक है, सोन का कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद बेटा का कुछ आयु चल रहा होगा, तो मैं यहां पे पहुंच रहा हूं, वर्तमान आयु पे आ रहा हूं कि फिलहाल मान लो कि बेटे का वर्तमान आयु कुछ रहा होगा अभी फिलहाल। ये पहले की बात है, जब उसका जन्म हुआ था बेटे का, उस समय फादर मदर का रेशियो ये है। कुछ साल चलने के बाद बेटा का वर्तमान आयु कुछ यहां पे रहा होगा,
ठीक है ना, बेटा का वर्तमान आयु यहां पे रहा होगा। इसके बाद कह रहा है कि जब उनके बेटा का जन्म हुआ तो ये रेशियो था, पिता और मां की उम्र का अनुपात 19:18 होगा, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। पुत्र का वर्तमान आयु यहां पे कुछ और रहा होगा, यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु 2 गुनी हो गया। यहां पर जो है केस, जो सन है उसकी वर्तमान आयु का 2 गुना हो गया यहां पे एज। यहां पर जो पुत्र की आयु है वो उसके वर्तमान आयु का दुगुना हो गया, वर्तमान आयु का 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है। मैं बेटा को पकड़ के चल रहा हूं, अभी इस स्टेज पे बेटा का जन्म हुआ था, इस स्टेज पे बेटा का जन्म हुआ था। तो जब बेटा का जन्म हुआ था इस स्टेज पे, तो बेटा कई साल का रहा होगा बताना? सर बेटा 0 साल का रहा होगा, 0 साल का, ठीक है। कुछ साल बाद बेटा का कुछ एज बना होगा, कुछ एज। यहां पर बेटे का वर्तमान हमको आयु पता नहीं कितना रहा है, ठीक है। अब यहां पर भी बेटे का जो उम्र है वो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि यहां पर जो बेटे का वर्तमान आयु है, यहां पर जो बेटे का आयु है वो उसके वर्तमान आयु का दुगुना है। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां पर बेटे का वर्तमान आयु कितना हमको नहीं पता, यहां पर बेटे का वर्तमान आयु है कितना हमको नहीं पता, सॉरी यहां पर बेटे का कितना एज हमको नहीं पता, यहां पर बेटे का वर्तमान आयु है इतना नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहां पर जो बेटे का उम्र हो गया है वो इस वाले केस का 2 गुना हो गया, 2 गुना। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? यहां पर जो उसके बेटे का उम्र है वो उसके वर्तमान आयु का 2 गुना है, यानी यहां पर जो एज है, सन का एज है, यहां पर जो इस केस में इस वाले स्थिति में जो बेटे का एज है वो इस वाले स्थिति से, वर्तमान आयु के स्टेज से 2 गुना है। यहां पर कितना एज है बेटे का नहीं पता, यहां पर कितना एज है नहीं पता, लेकिन यहां पर जो बेटे का एज है वो वर्तमान आयु के एज का दुगुना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इसके कहने का यह मतलब हुआ, कि यहां पर जो एज है, यहां पर जो बेटे का एज है वो इस वाले एज का दुगुना है, वर्तमान आयु का दुगुना है। तो मैं ऐसा मान के काम करता हूं कि यहां पर अगर बेटे का एज अगर 1 यूनिट होगा, ध्यान से सुनना, वर्तमान आयु का 2 गुना हो गया, यानी यहां पर मैं ऐसा मान के काम करता हूं कि यहां पर बेटे का एज अगर 1 यूनिट होगा, यहां पर अगर बेटे का एज अगर 1 यूनिट होगा, तो यहां पर बेटे का एज कितना हो जाएगा, उसके बेटे का एज कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। हमारा बात समझ रहा है? यानी मैं बेटे का वर्तमान आयु 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट। इस स्थिति में, इस कंडीशन में वर्तमान आयु में बेटे का 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट। तो यहां पर बेटे का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, इस स्थिति में जो बेटे का एज होगा वो वर्तमान आयु का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो यहां पर अगर वर्तमान आयु में 1 यूनिट मानता हूं बेटे का, तो यहां पर कितना हो जाएगा, बेटे का आयु 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। अब हमको यह बताओ, वर्तमान आयु 1 यूनिट और इस स्थिति में, इस कंडीशन पे उसका एज 2 यूनिट है, तो कितना यूनिट का वृद्धि हुआ है बताना? कितना यूनिट का वृद्धि हुआ? यहां से यहां तक एज जाने में कितना यूनिट का वृद्धि हुआ? यहां 1 यूनिट है, यहां 2 यूनिट है, तो कितना यूनिट का वृद्धि हुआ? 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है हमारा? पुत्र का झमेला मैं खत्म कर दिया। पुत्र का वर्तमान आयु कुछ था यहां पे, और यहां पर भी पुत्र का कुछ एज होगा, और यहां पर जो बेटे का सन का एज होगा, पुत्र का एज होगा, वो इस वाले एज का 2 गुना है। तो मैं मान लिया कि पुत्र का वर्तमान आयु अगर 1 यूनिट है, तो यहां पर पुत्र का वर्तमान आयु 2 गुना होगा, यानी 2 यूनिट होगा। तो पुत्र के वर्तमान आयु से इस स्टेज तक जाने में उसके एज में कितना वृद्धि हुआ? 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। जब पुत्र का जन्म हुआ था तो फादर और मदर का रेशियो ये था, 11:10 का था। ठीक है, लेकिन जब पुत्र अपनी वर्तमान आयु से दुगुनी हो जाती है, पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगुनी हो जाती है, यानी इस कंडीशन पे, यहां पे पुत्र की जो आयु है वो वर्तमान आयु से दुगुना हो गया, यानी इस कंडीशन पे, इस स्थिति पे जाके इस कंडीशन पे जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु की दुगुनी हो जाती है, मतलब इस स्टेज पे आके, इस स्टेज पे जब आता है, तो उस केस में पिता और मां के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 19:18 हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़ो, पिता और मां की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु की दुगुनी हो जाएगी। यानी पुत्र की आयु अगर वर्तमान आयु की दुगुनी हो जाएगी तो उस स्टेज में फादर और मदर का जो उम्र का रेशियो वो कितना हो जाता है? फादर और मदर के उम्र का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है बताना? फादर और मदर के उम्र का रेशियो कितना हो जाता है? 19:18 हो जाता है। कितना हो जाता है? 19:18 हो जाता है, 19:18 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुम समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूं उम्र वाला क्वेश्चन में? देखो, मैं तुमको एक बेसिक सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूं उम्र एज वाला क्वेश्चन में। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। बस मैं तुमको यह समझाना चाहता हूं, देखो जैसे
चलो मेरे भाई, लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैं इसमें कहां तक था बताना, मैं इसमें तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। ये एज वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां तक सब बात समझ में आ गया। मैं यहां पर मान रहा हूं कि फादर का उम्र मान लो कि 40 साल है, फादर का उम्र मान लो 40 साल है, मदर का जो उम्र है, ध्यान से सुनते रहना, मदर का जो उम्र है वो मैं मान लेता हूं 30 साल है, 30 साल, ठीक है। और जो बेटे का उम्र है मैं मान लेता हूं 10 साल है, 10 साल। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये तीनों का वर्तमान एज मैं लिख रहा हूं, वर्तमान आयु। ये तीनों का मैं वर्तमान आयु लिख रहा हूं, वर्तमान आयु, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको यह कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद तीनों का एज क्या होगा ये बताओ। 10 साल बाद तीनों का एज क्या होगा ये बताओ मेरे भाई। इतना बात हमको बता दो कि 10 साल के बाद तीनों का एज क्या होगा ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, 10 साल बाद फादर का एज कितना हो जाएगा बताना। 40 है तो 10 साल जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। 10 साल बाद मदर का एज कितना हो जाएगा बताना। अभी वर्तमान आयु तीनों का है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40। और 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20। तो तुम बताओ मेरे भाई, 10 साल बाद तीनों का उम्र 10, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, 20 हो गया। तो तुम बताओ 10 साल बाद तीनों का उम्र बराबर बराबर बढ़ा ना। तीनों का उम्र प्रेजेंट में जो था 10 साल के बाद, 10 साल के बाद इसका भी उम्र उतना ही बढ़ेगा, इसका भी उतना ही बढ़ेगा, उसका भी उतना ही बढ़ेगा। यानी तीनों का उम्र जो वर्तमान में है, तुम 10 साल के बाद का तीनों का उम्र निकालोगे तो 10-10 साल तीनों का उम्र एक साथ बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फादर का उम्र 10 साल बढ़ा, मदर का उम्र 5 साल बढ़ेगा, नहीं। तीनों का उम्र जो वर्तमान आयु है, अगर मैं 10 साल बाद निकालूंगा, 10 साल बाद का उम्र निकालूंगा तो तीनों का उम्र 10-10 साल बाद चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका वर्तमान उम्र ये है, अगर मैं तीनों का 5 साल पहले का उम्र निकालूंगा तो तीनों का उम्र 5 साल पहले चला जाएगा, तीनों का 5-5 साल पीछे चला जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब एज बढ़ेगा तीनों का, जब एज बढ़ेगा, जब बेटे का एज अगर 10 साल बढ़ेगा तो मदर का एज भी 10 साल बढ़ेगा। अरे 10 साल बाद अगर बेटा 10 साल का है, 10 साल के बाद के एज का अगर बात करेंगे कि बेटा 10 साल के बाद अगर 20 साल का हो जाएगा तो बेटे का एज अगर 10 साल बढ़ेगा तो मदर का एज भी 10 साल बढ़ेगा और फादर का एज भी 10 साल बढ़ेगा। अरे बताओ ना, उम्र थोड़ी ना स्थिर रहेगा। तीनों का एज, बेटा का जितना साल बढ़ेगा उतना ही साल मदर का बढ़ेगा, उतना ही साल फादर का बढ़ेगा। इतना बात समझ रहा है हमारा। ऐसा नहीं कि बेटा का उम्र 10 साल बढ़ गया और बाप का और मदर का उम्र वही का वही है, ऐसा नहीं होता है। अगर बेटे का उम्र वर्तमान आयु से 10 साल बढ़ेगा तो फादर का उम्र भी 10 साल बढ़ेगा और मदर का उम्र भी उससे वर्तमान आयु से 10 साल बढ़ेगा। यानी बढ़ेगा तो तीनों बराबर बढ़ेगा, घटेगा तो तीनों बराबर घटता है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और देखना है मेरे भाई, इसमें एक बात का ख्याल और रखना है, एक बात का ख्याल और रखना है, ध्यान से सुनना। फादर का उम्र में लिया था 40 साल, फादर का उम्र में लिया था 40 साल और मदर का उम्र में लिया था 30 साल। मान लो, ऐसा मान के काम करो कि फादर का वर्तमान आयु, ये भी मैं प्रेजेंट एज ही ले रहा हूं, दोनों का वर्तमान आयु ले रहा हूं कि पिता का उम्र कितना चल रहा है, अभी 40 साल चल रहा है और मदर का कितना चल रहा है, 30 साल चल रहा है, 30 साल, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ अभी दोनों का वर्तमान आयु का है ना, वर्तमान आयु दोनों का कितना है, 40 साल 30 साल। तो दोनों के बीच में जो उम्र का डिफरेंस है वो कितने का है बताना। उम्र के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है बताना। उम्र के बीच में डिफरेंस 10 साल का है, 10 साल का। उम्र के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 साल का है, 10 साल का, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 10 साल के बाद फादर और मदर के उम्र में डिफरेंस कितना का होगा ये बताओ। तो 10 साल बाद, 10 साल बाद फादर का उम्र कितना हो जाएगा, 50 ईयर हो जाएगा, 50 ईयर। और 10 साल बाद मदर का उम्र कितना हो जाएगा बताना, ये 40 साल हो जाएगा, 40 साल। तो तुम बताओ 10 साल बाद दोनों की उम्र में कितना डिफरेंस होगा, 10 साल बाद दोनों की उम्र में कितना डिफरेंस होगा, 10 साल का ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है मेरे भाई। डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है। वर्तमान उम्र अगर दोनों का है तो 10 साल के बाद अगर दोनों का उम्र होगा तो उसके उम्र के बीच का जो डिफरेंस है वो कभी नहीं बदलता है। यहां 10 साल है तो यहां भी 10 साल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, इसका मतलब ये हो गया कि अगर उम्र का डिफरेंस नहीं बदलता है तो ये उम्र का जो रेशियो है, ये वर्तमान रेशियो कितना बनेगा यहां से बताना। दोनों की उम्र का वर्तमान रेशियो कितना बनेगा, 4:3। और यहां पे वर्तमान रेशियो कितना बनेगा, सॉरी यहां पे 10 साल बाद दोनों के उम्र का रेशियो क्या बनेगा, तो यहां पर जो रेशियो बनेगा 50 और 40 का रेशियो क्या बनेगा, 5:4 बनेगा। यहां जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 5:4 बनेगा। अरे क्या नहीं समझ रहा है। वर्तमान आयु के एज का, वर्तमान एज का रेशियो बनेगा 4:3 और 10 साल के बाद के एज का रेशियो कितना बनेगा, 5:4 बनेगा। तो यहां रेशियो में भी जो डिफरेंस है एज का वो 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। यहां भी डिफरेंस कितना, 1 यूनिट का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं कि दोनों का उम्र जो भी रहे प्रेजेंट ईयर में, ठीक है। 10 साल बाद बढ़ेगा तो दोनों का उम्र 10 साल के बाद भी क्या रहेगा,
दोनों का उम्र 10 साल के बाद भी दोनों के एज का डिफरेंस सेम रहेगा, या फिर उसका रेशियो लोगे तो वो रेशियो भी सेम रहेगा। ठीक है, ये दो चीज मैं तुमको समझाया हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए कि एक का उम्र अगर बढ़ता है तो सभी का उम्र साथ साथ चलेगा। ठीक है, साथ साथ चलेगा। और दूसरा बात यह है, ठीक है, कि अगर कुछ साल के बाद अगर एज हो जाएगा तो उम्र का जो डिफरेंस है वो कभी भी नहीं बदलता है, या उसके जो अगर उम्र का एज नहीं उम्र का जो डिफरेंस है वो नहीं बदलेगा, तो अगर उम्र का जो रेशियो है वो भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो तुम बताओ यहां पे क्या सब चीज सही है? जब बेटा जन्म हुआ था तो फादर और मदर का एज ये था, और बेटा जब वर्तमान आयु से 2 साल का हो गया तो उसका एज ये हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां एज का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। और यहां भी एज का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का। इसका मतलब सब चीज सही है। ठीक है, सब चीज सही है, दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलेगा। अरे यहां पे जो फादर और मदर का उम्र था ये कुछ और है, यहां पर कुछ और होगा, लेकिन एज का जो डिफरेंस है वो नहीं बदलेगा, चाहे एक्चुअल वैल्यू में है चाहे वो रेशियो में, वो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, सब चीज सही है इस क्वेश्चन में। अब सब चीज सही है, एक चीज तुमको पकड़ के इस क्वेश्चन में काम करना है, एक चीज ये पकड़ के काम करना है कि जितना बेटे का एज बढ़ रहा है, जितना बेटे का एज बढ़ेगा। अब बताओ यहां पे यहां पे क्या है? यहां पर बेटे का जन्म हुआ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर बेटे का जन्म हुआ इस स्टेज पे जन्म हुआ बेटे का, तो बेटा 0 ईयर्स का था उस समय, फादर मदर का एज ये था। ठीक है, इसके बाद बेटा बढ़ेगा, उसका एज यहां पे 1 यूनिट हो गया, बेटे का एज 1 यूनिट हो गया। ठीक है, बेटे का एज 1 यूनिट हो गया, और यहां पर आके बेटे का एज 2 यूनिट हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर बेटा बाप और बेटा फादर और मदर तीनों का एज साथ साथ बढ़ेगा। अगर बेटा का जितना एज बढ़ेगा उतना ही फादर का बढ़ेगा, उतना ही मदर का बढ़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां बेटे का एज कितना बढ़ा है ये बता दो। इस पीरियड से इस पीरियड तक बेटे का एज कितना बढ़ा है? तो बेटा तो यहां पे 0 ईयर्स का था, और इस पीरियड पे बेटे का एज 1 यूनिट का हो गया। तो यहां से यहां बेटे का एज कितना यूनिट बढ़ा है? 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट। तो यहां से यहां बेटे का यूनिट 1 यूनिट बढ़ा है। इस स्टेज से इस स्टेज तक आने में बेटे का उम्र 1 यूनिट बढ़ा है, और इस स्टेज से इस स्टेज तक आने में भी बेटे का उम्र 1 यूनिट ही बढ़ा है। तुम देख नहीं रहा है? इस स्टेज से इस स्टेज तक आने में भी बेटे का उम्र 1 यूनिट ही बढ़ा है। यानी जितना एज इस स्थिति में बढ़ा है उतना ही एज इस स्थिति में भी बढ़ा है। दोनों केस में बेटे का जो एज है वो सेम बढ़ा है। जितना एज बेटे का इस वाले स्थिति में बढ़ा है, इस वाले वक्त में बढ़ा है, उतना ही एज इस वाले ड्यूरेशन में भी बढ़ा है। ठीक है, यानी इस वाले पोजीशन से लेकर इस वाले पोजीशन तक बेटे का उम्र समान समान बढ़ा है। दोनों वाले केस में, दोनों वाले स्थिति में बेटे का एज जो है वो समान समान बढ़ा है। तो तुम बताओ, जब इस वाले से इस वाले स्थिति में बेटे का एज अगर 1 यूनिट बढ़ा है और इस वाले में भी 1 यूनिट बढ़ा है, तो जितना एज बेटे का बढ़ेगा उतना ही एज फादर का भी बढ़ेगा, उतना ही एज मदर का भी बढ़ेगा। बताओ ना। तो तुम हमको यह बताओ कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बेटे का एज कितना यूनिट बढ़ा है? बताओ हमको, बेटे का एज कितना यूनिट बढ़ा है? 2 यूनिट बढ़ा है सर, 2 यूनिट। यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 2 यूनिट बढ़ा है। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? यहां से लेकर यहां तक फाइनली 2 यूनिट बढ़ा है। तो जितना एज इस पीरियड में बढ़ा है उतना ही एज इस पीरियड में बढ़ा है, तो उतना ही एज फादर का इस पीरियड में भी बढ़ेगा, उतना ही एज फादर का इस पीरियड में भी बढ़ेगा। अब तुम हमको यह बताओ मेरे भाई, इस डाटा का कोई जरूरत है ही नहीं। तुम हमको बताओ इस पीरियड में सेम एज बेटे का बढ़ा है, जितना एज बेटे का बढ़ेगा उतना ही एज फादर का भी बढ़ेगा, उतना ही एज मदर का भी बढ़ेगा। और इस पीरियड में भी जितना एज फादर का सन का बढ़ेगा उतना ही मदर का बढ़ेगा, उतना ही फादर का बढ़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये मिडिल में नहीं आ गया क्या? ठीक बीचों बीच ये वाला जो स्थिति हो ठीक बीचों बीच नहीं आ गया? बताओ मेरे भाई, तुम बताओ इस स्थिति से इस स्थिति तक फादर का एज कितना से कितना बढ़ा है? बताओ कितना से कितना बढ़ा है? 11 यूनिट से 19 यूनिट हो गया, 11 यूनिट से 19 यूनिट हो गया, यानी 8 यूनिट का वृद्धि हुआ। इस स्थिति से इस स्थिति आने में, इस वाले एज से इस वाले एज में आने में 8 यूनिट का वृद्धि हुआ, 8 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां बेटे का एज बराबर बराबर बढ़ा है, तो फादर का भी इस यहां से यहां तक बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। अरे बताओ ना, बेटे का एज अगर इस पीरियड से इस पीरियड तक, इस पीरियड से इस पीरियड तक बराबर बराबर बढ़ा है, तो फादर का भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। यानी यहां से यहां तक फादर 8 यूनिट का एज बढ़ा है, यहां से लेकर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 8 यूनिट का रेट बढ़ा है, 8 यूनिट का एज बढ़ा है, 8 यूनिट का एज बढ़ा है। तो इस पीरियड से इस पीरियड तक फादर का एज कितना बढ़ना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जितना एज बेटे का बढ़ा है, जितना एज इस पीरियड में बेटे का बढ़ा है, उतना एज फादर का भी बढ़ना चाहिए, उतना ही एज मदर का भी बढ़ना चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई, इस दोनों पीरियड में बेटे का एज बराबर बराबर बढ़ा है, और इस पूरे पीरियड में फादर का एज 8 यूनिट का बढ़ा है। तो तुम बता मेरे भाई, इस पीरियड में फादर का एज 4 यूनिट नहीं बढ़ना चाहिए? बराबर बराबर ये भी तो बढ़ेगा। और इस पीरियड में भी फादर का एज 4 यूनिट नहीं बढ़ना चाहिए? 4 यूनिट नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ मेरे भाई, अगर बेटे का एज इस पीरियड से इस पीरियड में बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो फादर का भी बराबर बराबर बढ़ेगा।
यहां से लेकर यहां तक फादर 8 यूनिट का एज लेकर खड़ा है, तो इस पीरियड में 4 यूनिट बढ़ेगा, इस पीरियड में भी 4 यूनिट बढ़ेगा, बराबर बराबर बढ़ेगा। जितना एज बेटे का बढ़ रहा है बराबर बराबर दोनों पीरियड में, उतना ही एज फादर का भी बढ़ेगा बराबर बराबर पीरियड में, और उतना ही एज मदर का भी बढ़ेगा बराबर बराबर पीरियड में। तो तुम बताओ टोटल 8 यूनिट का वृद्धि हुआ है, तो इस पीरियड में यहां से लेकर यहां तक जो फादर का एज है वो क्या बनेगा, 11 यूनिट है, 4 यूनिट का वृद्धि होगा, तो इस पीरियड में फादर का एज बनेगा 15 यूनिट। 4 यूनिट का वृद्धि होगा 15 यूनिट, फिर यहां पे 4 यूनिट का वृद्धि होगा, तब ना 15 4 19 यूनिट यहां पे बना हुआ है, ठीक है। मदर का एज भी 10 से 18 हुआ, 8 यूनिट ही बढ़ा है, तो दो पीरियड मिलाकर 8 यूनिट बढ़ा है, जबकि दोनों पीरियड समान है, दोनों पीरियड समान है, इस पीरियड से इस पीरियड में बराबर बराबर बढ़ना है। तो तुम बताओ इस पीरियड में मदर का एज कितना बढ़ा होगा, यहां तक आने में मदर का एज भी 4 यूनिट बढ़ा होगा, यहां भी 4 यूनिट बढ़ा होगा, तो 10 है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4 यूनिट बढ़ाओगे तो 14 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यानी फादर और मदर का जो वर्तमान आयु होगा, फादर और मदर का जो वर्तमान आयु होगा वो 15:14 हो जाएगा, ठीक है, 15:14 हो जाएगा। इन दोनों पीरियड में फादर और मदर का समान एज बढ़ेगा। फादर का टोटल इस पीरियड से उस पीरियड तक 8 यूनिट का एज बढ़ रहा है, तो इस पीरियड में 4 यूनिट बढ़ेगा, इस पीरियड में भी 4 यूनिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटे का समान पीरियड इस पीरियड में समान एज बढ़ रहा है। बेटे का अगर दोनों पीरियड में समान एज बढ़ रहा है तो फादर का भी दोनों पीरियड में समान एज बढ़ेगा और मदर का भी दोनों पीरियड में समान एज बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैं अंदाजा लगा लिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कि बेटे का अगर दोनों पीरियड में समान एज बढ़ रहा है तो फादर का भी इस दोनों पीरियड में समान एज बढ़ेगा। तो फादर का टोटल एज बढ़ा क्या, यहां से यहां तक 8 यूनिट का, तो इस पीरियड में 4 यूनिट बढ़ेगा, इस पीरियड में 4 यूनिट बढ़ेगा। था कितना, 11 यूनिट, इस पीरियड में 4 यूनिट बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा, फिर इस पीरियड में 4 यूनिट बढ़ेगा तो 19 हो जाएगा। आ गया। मदर का वर्तमान एज कितना था, मदर का एज कितना था, 10 यूनिट, इस पीरियड में 4 यूनिट बढ़ेगा, टोटल मदर का वेट कितना बढ़ा है, मदर का एज कितना बढ़ा है, 18 यूनिट बढ़ा है, यानी 8 यूनिट का वृद्धि हुआ है। तो मदर का एज भी इस पीरियड में समान होगा, इस पीरियड में समान होगा, तो टोटल मदर का एज बढ़ा कितना, यहां से लेकर यहां तक 8 यूनिट का एज बढ़ा है, तो इस पीरियड में समान बढ़ेगा 4 यूनिट का, और इस पीरियड में भी 4 यूनिट का बढ़ेगा। तो इस पीरियड में 10 था तो 4 बढ़ेगा तो 14 हो जाएगा, फिर यहां से 4 बढ़ेगा तो 18 हो जाएगा। एक ही बात इसमें समझना था हमको कि बेटे का जो एज है वो इस पीरियड से इस पीरियड में समान बढ़ रहा है, समान बढ़ रहा है, इस पीरियड से इस पीरियड में समान बढ़ रहा है। तो जितना बेटे का एज बढ़ेगा उतना ही फादर का एज बढ़ेगा, उतना ही मदर का एज बढ़ेगा। बस इसी बात को पकड़ के रखना है। अगर बेटे का एज इस पीरियड में समान समान इक्वल बढ़ रहा है तो फादर और मदर का भी इस दोनों पीरियड में समान समान बढ़ेगा। अब फादर का यहां से यहां तक 8 यूनिट का टोटल एज है, तो इन दोनों पीरियड को मिलाकर 8 यूनिट बढ़ रहा है, तो 4 यूनिट का यहां बढ़ेगा, 4 यूनिट का यहां बढ़ेगा। तो इसमें 4 यूनिट बढ़ाओगे तो ये वाला एज पे पहुंच जाओगे, 4 यूनिट बढ़ाओगे तो यहां पहुंच जाओगे, तो वर्तमान आयु दोनों का निकल जाएगा ना 15:14, ठीक है। सवाल नंबर 39 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 39 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 1.5 लाख रुपए की धनराशि को ए बी सी के मध्य इस तरह विभाजित किया जाना है जिससे उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1.5 लाख रुपए की राशि है, 1.5 लाख रुपए की राशि है, और 1.5 लाख रुपए की राशि को किसके किसके बीच में डिवाइड होना है बताना, किसके किसके बीच में डिवाइड होना है बताना, ए बी और सी के बीच में डिवाइड होना है, ठीक है। ए बी सी के बीच में डिवाइड होना है, और रेशियो क्या बनना चाहिए, 20%, 30% और 50% प्राप्त हो, यानी धनराशि का 20%, 30%, 50% प्राप्त हो। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये रेशियो तो है नहीं, ये एक प्रकार का रेशियो ही तो है, तीनों के बीच में जो विभाजन होना है उसका रेशियो है। किस रेशियो में विभाजित होना है, तो 20%, 30% और 50%, ये तीनों के बीच में रेशियो तो है, रेशियो ही तो है, ये तीनों के बीच में इस रेशियो में डिवाइड होना है। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो किस रेशियो में तीनों का बंटवारा हो रहा है, राशि का 2:3:5 के रेशियो में बंटवारा होना है, ठीक है। यानी इस रेशियो में बंटवारा होना है 2:3:5 के रेशियो में। किस रेशियो में बंटवारा होना है, ए बी सी के बीच में धनराशि का बंटवारा किस रेशियो में होना है, 2:3:5 के रेशियो में होना है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जितना उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिसे उन तीनों के मध्य क्रमशः 50%, 30% और 20% के प्रतिशत में विभाजित किया गया। मेरे भाई ध्यान से सुना, एक और धनराशि, हमको पता नहीं वो कितने रुपया का है, एक और धनराशि का बंटवारा होना था ए बी सी के बीच में, एक और धनराशि का बंटवारा होना था ए बी सी के बीच में, ठीक है। एक और धनराशि का बंटवारा होना था ए बी सी के बीच में, ठीक है। ए बी सी के बीच में एक और धनराशि का बंटवारा होना था ए बी सी के बीच में।
अब वो किस रेशियो में बंटवारा होना था बताना, 50%, 30%, 20% के रेशियो में, ठीक है, इस रेशियो में बंटवारा होना था, यानी परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो किस रेशियो में बंटवारा होना था इसका, इस वाले धनराशि का बंटवारा जो होना था ए बी सी के बीच में, वो किस रेशियो में बंटवारा होना था, 5:3:2 के रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में बंटवारा होना था, ठीक है। अरे हमारा बात समझ रहा है, दो प्रकार का धनराशि है, एक धनराशि का बंटवारा एबीसी के बीच में इस रेशियो में होना था, और दूसरे प्रकार का धनराशि का बंटवारा इस रेशियो में होना था, इस रेशियो में होना था। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों बंटवारे में ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितना उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जो इन तीनों के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया गया था। क्वेश्चन के कहने का यह मतलब है कि ए को पहला वाला बंटवारा में, ये पहला वाला बंटवारा है, पहला वाला, ये पहला वाला बंटवारा है, और ये दूसरा वाला बंटवारा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पहले वाला बंटवारा में ए को जितना पैसा मिला उतना ही पैसा दूसरे वाले बंटवारा में भी मिला। अरे समझ रहा है क्वेश्चन, पहले वाला बंटवारा में ए को जितना पैसा प्राप्त हुआ उतना ही पैसा दूसरे वाला बंटवारा में भी ए को प्राप्त हुआ, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे पढ़ो, तो ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुआ, हमको यह बताना है। यानी बी को इस बंटवारे में कितना पैसा प्राप्त हुआ और इस बंटवारे में कितना प्राप्त हुआ, यह हमको बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको यह बताओ, पहले हमको यह बताओ कि इस बंटवारे में ए को कितना पैसा मिला होगा, यह बताओ हमको, फटाफट बताओ। ए को इस बंटवारे में कितना पैसा मिला होगा, यह बताओ। ए को इस बंटवारे में कितना पैसा मिला, ए को इस बंटवारे में कितना पैसा मिला, ठीक है, ये दोनों निकाल लो और दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग को बराबर करना है, तो वहां से ये वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू, इस राशि का बंटवारा कितना हुआ था, इस राशि का कितना राशि का बंटवारा हुआ था, ये आ जाएगा, तो सब कुछ सब चीज निकल जाएगा। तो तुम ये निकालो पहले कि इस बंटवारे में ए को कितना पैसा प्राप्त हुआ और इस बंटवारे में ए को कितना पैसा प्राप्त हुआ। दोनों बंटवारे में ए को प्राप्त हुआ पैसा बराबर है, दोनों को ए को प्राप्त हुआ पैसा बराबर है, बस दोनों का मुंह मिलाओगे तो तुमको ये एन का मान आ जाएगा, ठीक है, एन का मान आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, पहले वाले बंटवारे में ए को कितना पैसा प्राप्त हुआ, ये बताओ। टोटल बंटवारा कितना है, 1.5 लाख का। यहां मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 5×3=8 10 यूनिट का बंटवारा है, मेरे अकॉर्डिंग 10 यूनिट का बंटवारा है, और यहां कितना बंटवारा है टोटल, 1.5 लाख का। तो 10 यूनिट का वैल्यू ही तो 1.5 लाख होगा, 10 यूनिट का वैल्यू ही तो 1.5 लाख होगा। तो 10 यूनिट का वैल्यू होगा 1.5 लाख है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15,000। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 15,000 हो गया। ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15,000 हो गया तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 15,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 30,000, ठीक है। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 1 यूनिट का वैल्यू 15,000 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा, 45,000, ठीक है। हमको बी पे फोकस करना है और ए पे फोकस करना है, सी पे फोकस करना ही नहीं है, ठीक है। यानी इस बंटवारे में ए को कितना पैसा मिला, 30,000 मिला, बी को कितना पैसा मिला, 45,000 मिला, ठीक है, ठीक है। अब इस बंटवारे में निकालो ए को कितना पैसा मिला, ए को कितना पैसा मिला इस बंटवारे में, ये बताओ ए को कितना पैसा मिला। देखो यहां पर टोटल बंटवारा कितना का हुआ है बताना, 5 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट, यानी 5×3=8 तो 10 यूनिट का बंटवारा हुआ है। यहां 10 यूनिट का बंटवारा हुआ मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रुपया का बंटवारा हुआ है, n रुपया का हुआ, n रुपया का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n रुपया का बंटवारा हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा n/10 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, n/10 रुपया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, इस बंटवारा में 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ए को कितना पैसा मिल रहा है इस बंटवारे में, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू n/10 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, यानी n/2 रुपया हो जाएगा, n/2 रुपया हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी इस बंटवारे में ए को कितना पैसा मिला है बताना, इस बंटवारे में ए को कितना पैसा मिला है, n/2 रुपया मिला है। इस बंटवारे में n को n/2 रुपया मिला है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना हमारी बात। क्वेश्चन आगे ये कहना चाह रहा है कि इस बंटवारा में जितना ए को पैसा मिला है उतना ही पैसा इस बंटवारे में भी ए को मिला है, तो दोनों का मुंह बराबर कर दो। इस बंटवारे में ए को कितना पैसा मिला है बताना, इस बंटवारे में ए को 30,000 मिला है, 30,000, उतना ही पैसा इस बंटवारे में भी ए को मिला है। तो इस बंटवारे में ए को कितना पैसा मिला है, n/2 मिला है, n/2 रुपया मिला है, n/2 रुपया। यहां से n बराबर कितना हो जाएगा, 30,000 की गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा, 60,000 रुपया, ठीक है। ये 60,000 रुपया हो जाएगा, 60,000 रुपया, ठीक है मेरे भाई। यानी सेकेंड बंटवारा कितना रुपया का हुआ था, 60,000 रुपया का हुआ था, 60,000 रुपया का, ठीक है। 60,000 रुपया का हुआ था सेकेंड बंटवारा, 60,000 रुपया का हुआ था सेकेंड बंटवारा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है
कि दोनों बंटवारे में बी को कुल कितना धनराशि प्राप्त हुआ ये बताओ। तो इस बंटवारे में बी को कितना पैसा मिला हुआ है 45,000। बस ये निकालना है कि इस बंटवारे में बी को कितना पैसा मिला है ये निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी तुम निकाल सकता है ना। टोटल बंटवारा कितना को हुआ था 5 3 8 2 10, 10 यूनिट का बंटवारा हुआ था 10 यूनिट का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है ये 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 60,000 है 60,000। 10 यूनिट का वैल्यू 60,000 है। तो यहां से हमको ये बताओ हमको कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 60,000 बटा का 10 हो जाएगा। और हमको कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए 3 यूनिट का। ये समाप्त हो जाएगा। तो 6,000 की गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा 18,000। ये 3 यूनिट का वैल्यू आ गया 3 यूनिट का। ये 3 यूनिट का वैल्यू आ गया 3 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी बी को इस बंटवारे में 3 यूनिट पैसा मिला था और 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 18,000 है 18,000। यानी इस बंटवारे में बी को कितना पैसा मिला था 18,000। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बी को दोनों बंटवारा में टोटल कितना पैसा मिला था। तो बी को दोनों बंटवारा में टोटल कितना पैसा मिला था बताना। इस बंटवारा में बी को कितना पैसा मिला, इस बंटवारा में पहला बंटवारा में बी को 45,000 रुपया मिला हुआ है और सेकेंड बंटवारा में बी को 18,000 रुपया मिला हुआ है। तो बी को टोटल कितना पैसा मिल गया बताना। 0 0 0 8 5 13 4 1 5 1 6 63,000 रुपया मिल जाएगा दोनों बंटवारा में। बी को दोनों बंटवारा में कितना पैसा मिला होगा 63,000 रुपया। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये सवाल क्या करना चाहता है, दो गांवों की जनसंख्या क्रमशः 1525 और 2600 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, दो गांव है, एक को मैं नाम दे देता हूं विलेज ए और एक को नाम मैं दे देता हूं विलेज 2। दो गांव है, दो गांव, और दोनों गांव की जनसंख्या दे रखा है क्वेश्चन में। कितना कितना दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या है 1525 और दूसरे गांव की जनसंख्या कितना है 2600 है 2600 2600 है 2600। ठीक है, आगे पढ़ो। पहले गांव में पुरुष से महिला की जनसंख्या का अनुपात 27:34 है। यानी इस गांव में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है बताना। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है बताना 27:34 है। इस गांव में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 27:34 है। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे करते चले जाओ। और दूसरे गांव में पुरुष से महिला का अनुपात 6:7 है। यानी इस गांव में मेल से फीमेल का रेशियो कितना है, इस गांव से मेल से फीमेल का रेशियो कितना है बताना। यह है 6:7, यह है 6:7। ठीक है, दूसरे गांव में पुरुष से महिला का अनुपात है 6:7। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोनों गांव की पुरुष से महिला की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। यानी दोनों गांव मिलाकर हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विलेज 1 प्लस विलेज 2, दोनों गांव को मिलाकर महिला और पुरुष का अनुपात बताओ क्या होगा। दोनों गांव मिलाकर पुरुष और महिला का अनुपात बताओ क्या होगा। ठीक है, अब हमको ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुमको क्या करना है, विलेज 1 में एक्चुअल में कितना महिला है कितना पुरुष है ये निकाल लो, और विलेज 2 में एक्चुअल में कितना महिला और पुरुष है ये निकाल लो। ठीक है, फिर दोनों गांव मिलाकर टोटल महिला टोटल पुरुष का अनुपात निकल जाएगा। अरे नहीं निकल जाएगा, इस गांव में कितना महिला है पुरुष है खाली एक्चुअल वैल्यू निकालो ना। ये रेशियो में दे रखा है, रेशियो में इस गांव में टोटल कितना महिला है पुरुष है एक्चुअल वैल्यू यहां निकाल लो, यहां निकालो, फिर दोनों को जोड़कर वहां निकाल लो। दोनों गांव में कितना पुरुष और महिला का अनुपात बनेगा। तो तुम बताओ इस गांव में मेल कितना होगा फीमेल कितना होगा ये बताओ। देखो मेरे भाई, इस गांव का टोटल जनसंख्या है 1525 और यहां मेल प्लस फीमेल का रेशियो कितना 27:34 है। यानी मेल प्लस फीमेल मिला होगा तो टोटल जनसंख्या हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या कितना है 27 + 34 कितना हो जाएगा 7 4 11 3 2 5 1 61 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या कितना है 61 यूनिट है, 61 यूनिट। अरे काय नहीं समझ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या कितना मेल प्लस फीमेल मिलाकर 27 यूनिट प्लस का 34 यूनिट 7 4 11 3 2 5 1 6 61 यूनिट है, 61 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या 61 यूनिट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या कितना है 1525 है। टोटल जनसंख्या कितना है 1525 है। तो 61 यूनिट का वैल्यू 1525 है, 61 यूनिट का वैल्यू 1525 है। तो यहां से बताओ मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा या कितना गुना है ये बता दो। 61 का कितना गुना है ये बता दो मेरे भाई। 61 का कितना गुना, 61 का अगर मैं 10 गुना करूंगा तो 610 हो जाएगा, 20 गुना करूंगा तो 12, 25 गुना है ये 25 गुना। देखो 25 से गुना करूंगा तो 25 इकाई 25, 5 हासिल 12 चला जाएगा, 25 छक 150, 25 इकाई 25 के 5 हासिल 2 चला जाएगा, 25 छक 150, 25 गुना है 25 गुना। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया 25। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 25 आ गया तो तुम बताओ इस गांव में मेल कितना होगा।
27 यूनिट है, 27 यूनिट, तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू 25 आया, ये 25 गुना का मतलब हुआ एक यूनिट का वैल्यू। एक यूनिट का वैल्यू अगर 25 है तो 27 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 गुना का 25। ये विलेज 1 के पुरुषों की संख्या एक्चुअल में आ गया, एक्चुअल में रेशियो समाप्त। ये विलेज 1 के पुरुषों की संख्या आ गया एक्चुअल में, और महिलाओं की संख्या इस विलेज का कितना आ जाएगा? 34 यूनिट है, 34 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 25 है तो 34 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34 गुना का 25 हो जाएगा। ये इस गांव के फीमेल का संख्या आ गया एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से इस गांव का भी मेल और फीमेल का एक्चुअल संख्या निकालो। ठीक है, यहां बताओ मेल और फीमेल टोटल कितना है? मेरे अकॉर्डिंग गांव की टोटल संख्या कितना है? 6 और 7 13 यूनिट है, 13 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग 13 यूनिट है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बताना? 2600 है, 2600। तो कितना गुना है बताना? 200 गुना है, 200 गुना। ये 200 गुना का मतलब क्या होता है? एक यूनिट का वैल्यू हुआ। तो एक यूनिट का वैल्यू हुआ तो तुम बताओ मेरे अकॉर्डिंग इस गांव में मेल कितना बनेगा? एक्चुअल वैल्यू बताओ मेल का कितना बनेगा? 6 यूनिट है, 6 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 दुना 1200 हो जाएगा, 1200। और फीमेल कितना हो जाएगा बताना? फीमेल कितना हो जाएगा? तो फीमेल 7 यूनिट है, 7 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू 200 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा, 1400। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? ठीक है, हमको क्या निकालना है? दोनों विलेज मिलाकर पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताना है क्या होगा। अब दोनों गांव को मिलाओगे तो टोटल पुरुष कितना हो जाएगा ये बताओ? दोनों गांव मिलाकर टोटल पुरुष कितना हो जाएगा? तो इस गांव का पुरुष एक्चुअल में कितना है? 27 गुना का 25 है, प्लस इस गांव का टोटल पुरुष कितना है? 1200 है, 1200। ठीक है, ये पुरुष हो गया, दोनों गांव मिलाकर पुरुष की संख्या। अब दोनों गांव का महिला को मिलाकर बताओ टोटल महिला कितना है? तो यहां महिला कितना है? 34 गुना 25। यहां महिला कितना है? 34 गुना 25। अरे इस गांव का महिला की संख्या बताओ ना, 34 गुना 25 है। और इस गांव की महिला की संख्या बताओ कितना है? 1400 है, 1400। तो दोनों गांव मिलाकर महिलाओं की संख्या ये रहा, दोनों गांव मिलाकर पुरुषों की संख्या ये रहा। बस इसी का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो। बस बटा लगा दो, दोनों का रेशियो निकल जाएगा। दोनों गांव मिलाकर पुरुषों की। चलो मेरे भाई, यहां से लाइट कट गया था, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन बस करना है हमको। 27 गुना 25 यहां से क्या बनेगा? और उसमें 1200 जोड़ेगा तो 1875 बटा का 34 गुना 25 प्लस का 1400 बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई,
सवाल नंबर 41 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को। अब 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 41 एक लास्ट, इसके बाद 42 बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन करना है, ये हमारा सीट समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 2 दोस्त हैं ए और बी, कुछ फल खरीदने के लिए बाजार गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 दोस्त हैं ए और बी, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये दोस्त ए है, ए और एक दोस्त है बी, इसका नाम बी है और इसका नाम ए है। ठीक है मेरे भाई, ये 2 दोस्त है, बहुत ही बढ़िया दोस्त है दोनों। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। 2 दोस्त है ए और बी, कुछ फल खरीदने के लिए बाजार गए। कितना फल खरीदने के लिए बाजार गए, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बोल रहा है। पहली दुकान पर बी, जो दोस्त बी है, बी, यहां बी और ए घुमाएगा तुमको बार बार, बी और ए ये दोस्त का नाम है, ये ध्यान रखना, आदमी का नाम है। जो बी है पहली दुकान पर, बी ₹1 प्रति आम की दर से, ₹1 प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदता है। जो बी है मेरे भाई, बी, जो बी है बी, वो ₹1 प्रति आम की दर से, ₹1 प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदता है। ₹1 प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदता है, कुछ आम खरीदता है, ऐसा कहना रहा है क्वेश्चन का। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन का रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। पहली दुकान पर गया, पहली दुकान पर गया, पहली दुकान पर, दोनों आदमी पहुंचा पहली दुकान पर, ए और बी दोनों दोस्त पहली दुकान पर पहुंचा, पहली दुकान पर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ए जो है पहली दुकान पर, बी जो है बी, वो ₹1 प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदता है। अब ₹1 प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदता है। कितना आम खरीदता है ये हमको पता नहीं। मैं मानता हूं कि कुछ आम जो खरीद रहा है, मैं मानता हूं कि x गो आम खरीदता है, x गो आम खरीदता है, x गो आम। हमारी बात ध्यान से सुनना, बी जो है वो पहली दुकान पर x गो आम खरीदता है, x गो आम, और उस दुकान पर जो रेट है आम का वो क्या है, ₹1 प्रति आम है, यानी ₹1 प्रति आम है, ₹1 प्रति आम है। जो आम का रेट है क्या है, ₹1 प्रति आम है, यानी एक आम का जो कीमत है वो ₹1, ₹1, एक आम का कीमत कितना है, ₹1। तो तुम बताओ, बी जो पहली दुकान पर गया, वो कितना आम खरीदा, x आम खरीदा, कीमत कितना है, रेट क्या है आम का, ₹1 प्रति आम है, यानी एक आम का कीमत ₹1 है। तो x आम का कीमत कितना हो जाएगा बताना, एक आम का कीमत ₹1 है, तो x आम का कीमत हो जाएगा x गुना ₹1, x गुना ₹1। हमारा बात समझ गया, यानी भी जो पहली दुकान पर है वो x गो आम खरीदा, तो वो कितना पैसा का आम खरीद लिया, x गुना ₹1 का आम खरीद लिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ो। और जो a दोस्त है, a वो b से 9 अधिक आम खरीदता है। a जो है वो b से 9 अधिक आम खरीदता है। b कितना आम खरीदता है, b x गो आम खरीदता है, b जो है वो x गो आम खरीदता है, x गो आम, b x गो आम खरीदता है। तो a कितना आम खरीदता है उसी दुकान पर, उससे कितना है ना ज्यादा आम खरीदता है, यानी उससे 9 अधिक आम खरीदता है। तो a जो है वो x + 9 आम खरीदेगा। ठीक है मेरे भाई, जितना भी आम खरीदता है उससे 9 आम ज्यादा खरीदता है a। तो तुम बताओ मेरे भाई, रेट तो वही रहेगा ना, आम का। दोनों बंदा एक साथ एक ही दुकान पे जा रहा है तो अलग अलग रेट तो देगा नहीं, एक ही रेट में दोनों को देगा। चलो, तो तुम बताओ a कितना आम खरीदता है, x + 9 आम, और आम का रेट क्या है, ₹1 प्रति आम। तो a को कितना खर्चा हो गया आम खरीदने में बताना, x + 9 आम खरीदता है। एक आम का कीमत ₹1 है, एक आम का कीमत ₹1 है। तो x + 9 आम का कीमत कितना हो जाएगा, 1 की गुना इसमें हो जाएगा, तो x + 9 आम का कीमत हो जाएगा, x + 9 आम का कीमत हो जाएगा, x + का 9 गुना का ₹1। ये हो गया खर्चा a का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है आगे पढ़ो। अगली दुकान पर, अब ये दोनों अगली दुकान पर बढ़ता है, दूसरी दुकान पर जाता है, कोई दूसरा दुकान पे जाता है, दूसरा दुकान पे, ध्यान से सुनते रहना। फिर वो आगे बढ़ता है, कोई दूसरा दुकान पे जाता है, दूसरा दुकान पे। हमारी बात ध्यान से सुनना, दूसरा दुकान पर जो है ना, दूसरा दुकान पर ए इकाई मूल्य ₹1 का b प्रति सेब की दर से कुछ सेब खरीदता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहला केस में आम खरीदा, दूसरा केस में सेब खरीद रहा है। ठीक है, सेब खरीद रहा है, ध्यान से सुनते रहना। ए जो है दूसरा दुकान पर ए पहले खरीदने का शुरुआत करता है, ₹20 प्रति सेब की दर से कुछ सेब खरीदता है। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना, कुछ सेब खरीदता है ए। अब कै गो सेब खरीदता है हमको नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो Y गो सेब खरीदता है, Y गो। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये ए का डाटा चल रहा है, ए सेब खरीदता है, कितना सेब खरीदता है,
मैं मान के काम कर रहा हूं कि वाई को सेब खरीदता है, वाई को पी सेब। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए जो सेब खरीदता है वो वाई को सेब खरीदता है, और सेब का रेट क्या है, ए इकाई मूल्य रुपया, सेब का रेट क्या है, ए जो इकाई मूल्य रुपया बी प्रति सेब की दर से, यानी सेब का जो रेट है वो है 20 रुपया प्रति सेब, 20 रुपया प्रति सेब। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सेब का रेट कितना है, 20 रुपया प्रति सेब। हमारी बात ध्यान से सुनना। जो ए है वो दूसरा दुकान पर जाता है, सेब खरीदता है। कितना सेब खरीदता है, मैं मान के काम कर रहा हूं कि ए जो है वो वाई को सेब खरीदता है, वाई को सेब खरीदता है, और सेब का रेट कितना है, 20 रुपया प्रति सेब है, यानी एक सेब का कीमत 20 रुपया है। एक सेब का कीमत अगर 20 रुपया है तो तुम बताओ मेरे भाई, दूसरे दुकान पर जब ए गया और वो वाई को सेब खरीदा 20 रुपया प्रति सेब के हिसाब से, तो उसको कै रुपया खर्चा हुआ होगा, ये बताओ मेरे भाई। एक सेब का कीमत 20 रुपया है, एक सेब का कीमत 20 रुपया, तो वाई सेब का कीमत कितना हो जाएगा, वाई गुना 20 रुपया 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 हो जाएगा। ये मेरे भाई दूसरे दुकान पर ए का खर्च हो गया सेब खरीदने में इतना, वाई गुना का 20 रुपया सेब खरीदने में खर्च हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे पढ़ो इसको। और जो बी है उसी दुकान पर, दूसरा दुकान पर बी ए से 18 सेब अधिक खरीदता है, तो तुम बता मेरे भाई बी कितना सेब खरीदेगा, बताना। ए जितना सेब खरीदता है उससे 18 सेब बी ज्यादा खरीदता है, तो ए वाई को सेब खरीदता है तो बी उससे 18 सेब ज्यादा खरीदेगा, यानी बी कितना सेब खरीदेगा, y प्लस 18 सेब खरीदेगा, y प्लस 18 सेब खरीदेगा। ठीक है मेरे भाई, y प्लस 18 सेब बी खरीदेगा उसी दुकान पर, और रेट क्या है सेब का, 20 रुपये प्रति सेब है, यानी एक सेब का कीमत 20 रुपया है, एक सेब का कीमत 20 रुपया है, तो बी कितना सेब खरीदता है, y प्लस 18 सेब खरीदता है। तो तुम बताओ बी का टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, ये बताओ बी का कितना खर्चा हो जाएगा। रे एक सेब का कीमत 20 रुपया है, तो y प्लस 18 सेब का कीमत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू बी गुना का हो जाएगा वाई प्लस 18, बी गुना का हो जाएगा वाई प्लस 18 रुपया। ठीक है मेरे भाई, यहां पे बी का खर्चा हो जाएगा इस दुकान पर इतना रुपया। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो मेरे भाई। बाद में यह पाया गया कि ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या, ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात 4:7 है, यानी ए ने जो दोनों दुकान पर जितना फल खरीदा और बी जो दोनों दुकान पर जितना फल खरीदा, उन दोनों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:7 है। उन दोनों फलों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:7 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। जबकि फलों को खरीदने के लिए उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि समान है, खर्च की गई धनराशि समान है। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये आगे क्या कहना चाह रहा है कि ए जो है दोनों दुकान पर जितना पैसा खर्च किया दोनों प्रकार के फल खरीदने में, और बी है ना, बी ने जो जितना पैसा खर्च किया दोनों दुकान पर दोनों प्रकार के फल खरीदने में, तो दोनों का जो खर्चा है दोनों दुकान पर वो बराबर बराबर का है। ए ने जितना खर्च किया और बी ने जितना खर्चा किया दोनों दुकान पर वो आपस में इक्वल है। अरे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको क्या नहीं समझ रहा है। ए का टोटल खर्चा दोनों दुकान पर मिलाकर ये हो गया, बी का टोटल खर्चा दोनों दुकान पर मिलाकर ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों का खर्चा आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हमको अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी बताना है क्या होगा, ए अनुपात बी निकालना है क्या होगा। यानी ए क्या है, यहां पे रेट है, रेट ए क्या है, रेट है, ए क्या है, रेट है, किसका रेट है, ये आम का रेट है, और बी क्या है, सेब का रेट है। यानी दोनों के रेट का अनुपात बताना क्या होगा कि ए ने कितना रुपये प्रति आम खरीदा और कै रुपये प्रति वो सेब खरीदा, उसका अनुपात बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं एक डाटा पे फोकस करूंगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि ए का टोटल खर्चा और बी का टोटल खर्चा बराबर है, तो पहले मैं इस दोनों को बराबर करूंगा, इस दोनों खर्चा को मैं बराबर करूंगा। अगर यहीं से हमारा बात बन जाएगा तो ए अनुपात बी अगर यहीं से निकल जाएगा तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर यहां से बात नहीं बनेगा तो फिर दोनों द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का रेशियो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं एक डाटा पे काम करता हूं कि यहां से मेरा बात बनता है कि नहीं बनता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों का खर्च आपस में बराबर है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, दोनों का खर्च आपस में बराबर है, दोनों का खर्चा बराबर है। तो तुम बताओ मेरे भाई ए का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये बताओ ए का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये बताओ मेरे भाई। ए इस दुकान पर भी खर्च किया, इस दुकान पर भी खर्च किया, तो ए का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस का 9, ए इंटू एक्स प्लस का, अरे ए से गुना ही तो कराना है, ए इंटू एक्स प्लस का 9, और प्लस का कितना हो जाएगा बताना, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, बी गुना बी का मतलब बी वाई होता है, बी वाई। ये ए का टोटल खर्चा हो गया। इस दुकान का खर्चा निकालोगे तो ए का टोटल खर्चा हो जाएगा ना। और बी का खर्चा कितना है बताना, बी का खर्चा कितना है, ए एक्स है, ए एक्स यहां से ए एक्स है, और प्लस का कितना हो जाएगा, बी की गुना इसमें करेंगे तो हो जाएगा बी इंटू वाई प्लस 18,
ये बी का टोटल खर्च है, ये बी का टोटल खर्च, ये ए का टोटल खर्च है, ये बी का टोटल खर्च है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों खर्च क्या है, बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों खर्च क्या है, बराबर है। अब यहां से कैलकुलेशन करोगे तो क्या बनेगा बताना, इसका कॉस्ट खोलेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस का 9a, और प्लस का क्या हो जाएगा, ये by हो जाएगा by, बराबर बराबर। यहां से हो जाएगा ax प्लस का, इसका कॉस्ट में खोलूंगा तो हो जाएगा by प्लस का कितना हो जाएगा 18b हो जाएगा 18b। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। जो डाटा कटने फुटने वाला है उसको काट लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये प्लस का by समाप्त हो गया, ये प्लस का ax समाप्त हो गया, ठीक है ठीक है। तो यहां से क्या बच गया बताना, यहां से बच गया 9a बराबर कितना हो गया 18b हो गया, 9a बराबर 18b, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई a से b का रेशियो तो इसी डाटा से आ गया ना। अगर मैं b को इधर भेज दूंगा तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा बताना, ये 9 उधर चला जाएगा तो 18 बटा का 9 हो जाएगा, 18 बटा का 9 हो जाएगा। a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 18 बटा का 9 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना, 2:1 हो जाएगा। तो दोनों का जो कीमत था सेब और आम का, उस कीमत का रेशियो कितना बन गया, 2:1 बन गया, 2:1 बन गया, ठीक है। यानी ए और बी का अनुपात पूछ रहा है तो a अनुपात b का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमको इस डाटा में हमको इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, इस लाइन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात ये है, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। इसी डाटा से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर कुछ और पूछता तो इसका जरूरत पड़ता, लेकिन एक इसी डाटा से हमको ए और बी का रेशियो मिल गया तो इस डाटा को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का इस सीट का, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पी क्यू और आर के पास कुल मिलाकर 180 कैंडी है, ठीक है। कैंडी का मतलब चॉकलेट होता है। पी क्यू और आर के पास कुल मिलाकर 180 कैंडी है। अब पी के पास कितना, क्यू के पास कितना, आर के पास कितना हमको नहीं पता, तो मैं पहले एज्यूम कर लेता हूं कि पी के पास पी कैंडी है, क्यू के पास क्यू कैंडी है, आर के पास आर कैंडी है। तो बताओ तीनों के पास जो कैंडी है पी क्यू आर, इसको जोड़ेगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों के पास जो कैंडी है, यानी पी के पास पी कैंडी है, क्यू के पास क्यू कैंडी है, आर के पास आर कैंडी है, तो तीनों प्रकार का जो कैंडी की संख्या है तीनों के पास, उसका जो योगफल कितना बन जाएगा, वो 180 कैंडी के बराबर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ रहा है। आगे पढ़ो, पी क्यू और आर प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितना उसके पास पहले से ही है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। 3 केस में ये क्वेश्चन चलेगा, 3 केस में ये क्वेश्चन चलेगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। केस 1 में जो P है वो किसको किसको कैंडी देता है, Q को देता है और R को देता है। P जो है, P के पास जितना कैंडी है वो पहला केस में वो Q और R को देता है। P Q और R को अपने पास में जो कैंडी है उतना देता है। अब कितना कैंडी देता है, P Q और R को प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितना उनके पास पहले से है। यानी Q के पास पहले से जितना कैंडी है, पहले से जितना कैंडी क्यू के पास है, पहले जितना कैंडी क्यू के पास है उतना ही कैंडी पी जो है क्यू को देगा, और उतना ही कैंडी पी जो है वो आर को देगा जितना कैंडी आर के पास पहले से है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। केस 1 में पी जो है वो क्यू और आर को कैंडी दे रहा है, पी क्यू आर के पास कुछ ना कुछ कैंडी होगा, ठीक है। तो पी क्यू को भी कैंडी दे रहा है, आर को भी कैंडी दे रहा है। अब कितना कितना कैंडी दे रहा है पी को बताना, पी जो है वो क्यू को कितना कैंडी दे रहा है, तो क्यू के पास पहले जितना कैंडी है उतना ही कैंडी क्यू को दे रहा है, और आर को कितना कैंडी दे रहा है पी, तो आर के पास जितना पहले से कैंडी है उतना ही कैंडी आर को दे रहा है, ठीक है। ये पहला केस हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। सेकेंड केस में आना, सेकेंड केस में ध्यान से सुनना। सेकेंड केस में क्या है कि आर क्यू को उसकी आधी संख्या में कैंडी देना है जितना क्यू के पास है। ध्यान से सुनना, आर क्यू को, सेकेंड केस में आर जो है वो किसको कैंडी देता है, क्यू को कैंडी देता है, क्यू को। ध्यान से सुनते रहना, आर जो है वो क्यू को उसकी आधी संख्या में कैंडी देता है जितना क्यू के पास पहले से है। यानी आर क्यू को कैंडी देता है, कितना कैंडी देता है, जितना क्यू के पास पहले से 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 है उतना नहीं देता है, उसका आधा देता है, आधा। क्यू के पास जितना पहले से कैंडी है उसका आधा कैंडी ही आर क्यू को देता है, आर क्यू को कैंडी देता है। कितना कैंडी देता है,
जितना क्यू के पास पहले से है उसका आधा देता है। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। थर्ड केस में आना, थर्ड केस में, थर्ड केस में आना, थर्ड केस में। तीसरा केस में कौन है बताना? आर पी को उसकी दुगनी संख्या में कैंडी देता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आर पी को उसकी दुगनी संख्या में कैंडी देता है। एक मिनट, चलो ठीक। तीसरा केस में भी आर पी को कैंडी दे रहा है। तीसरा केस में आर जो है वो किसको कैंडी दे रहा है? पी को कैंडी दे रहा है। आर पी को कैंडी दे रहा है। पी को कितना कैंडी देता है? आर पी को भी उसको दुगनी संख्या में कैंडी देता है जितना पी के पास पहले से है। ध्यान से सुना मेरे भाई, आर पी को कितना कैंडी देता है? पी के पास जितना पहले से है, पी के पास जितना पहले से है कैंडी, पी के पास जितना पहले से है कैंडी उसका 2 गुना कैंडी देता है आर पी को। आर पी को कितना कैंडी देता है? आर पी को कितना कैंडी देता है? जितना पी के पास पहले से है उसका 2 गुना कैंडी देता है आर पी को। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, ठीक है। बहुत ही भूल भुलैया वाला क्वेश्चन है ये। इसके बाद कह रहा है ये 3 बार जो एक्शन होता है, 3 बार एक्शन होने के बाद अब उनमें से प्रत्येक के पास समान संख्या में कैंडी है। ये 3 बार जो एक्शन हुआ, 3 को केस होने के बाद, 3 को केस होने के बाद, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पहला केस होने के बाद, ये दूसरा केस होने के बाद और ये तीसरा केस होने के बाद, तीसरा केस होने के बाद तीनों के पास में अब समान संख्या में कैंडी है। तीनों के पास में समान संख्या में कैंडी है। तो आर के पास आरंभ में जितनी संख्या में कैंडी था और पी के पास जितना आरंभ में कैंडी था उसका अनुपात बताना क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, 3 बार प्रोसेस होने के बाद जो तीनों के पास जो कैंडी है वो इक्वल हो गया। यानी 3 बार प्रोसेस होने के बाद फाइनली बताओ मेरे भाई, पी के पास कितना कैंडी हो गया? तीनों का इक्वल इक्वल कैंडी हो गया। तीनों के पास इक्वल इक्वल कैंडी हो गया। शुरू में कितना था नहीं पता तीनों के पास, लेकिन 3 बार एक्शन होने के बाद, लेन देन होने के बाद फाइनली तीनों के पास इक्वल इक्वल कैंडी हो गया। यानी यहां पर जो फाइनली है 3 स्टेप होने के बाद, 3 स्टेप होने के बाद फाइनली तीनों के पास इक्वल इक्वल कैंडी हो गया। यानी टोटल 180 कैंडी है, तीनों के पास इक्वल इक्वल कैंडी जाएगा। इसका मतलब पी के पास 60 हो गया, क्यू के पास भी 60 हो गया और आर के पास भी 60 हो गया। टोटल 180 का बंटवारा होना था, 180 का बंटवारा हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है हमारा? इतना बात समझ रहा है? ये फाइनली पी के पास इतना कैंडी हो गया, क्यू के पास इतना कैंडी हो गया, आर के पास इतना कैंडी हो गया। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि शुरुआत में पी और आर के पास कितना कैंडी था उसका रेशियो बताओ। तो शुरुआत में पी के पास कितना कैंडी था, आर के पास कितना कैंडी था, उसका वैल्यू लाना होगा तब ना जाके उसका रेशियो आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को तुम उल्टा शुरू करो, उल्टा प्रोसेस से शुरू करोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और अगर सीधा शुरू करोगे, शुरू से शुरू करोगे तो तुमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को उल्टा से शुरू करना है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई मैं उल्टा से कैसे शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। केस 1 में ये हुआ, केस 2 में हुआ, केस 3 में हुआ, तो मैं केस 3 से उठाता हूं, केस 3 से। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, तीनों के पास फाइनली इतना इतना कैंडी इक्वल इक्वल है। तीसरा केस से मैं उठाता हूं, ध्यान से सुनना। आर पी को कितना कैंडी देता है? आर पी को कितना कैंडी देता है? जितना पी के पास पहले से है उसका 2 गुना, जितना पी के पास पहले से है उसका 2 गुना। तो पी के पास फाइनल कैंडी कितना है? पी के पास फाइनल कैंडी 60 गो है, 60 गो फाइनल कैंडी 60 गो। तो उससे पहले बताओ आर पी को कितना कैंडी देता है? जितना पहले से है उसका 2 गुना। तो पहले से कितना हमको नहीं पता, पी के पास पहले से कितना नहीं। यहां पर पी के पास कुछ कैंडी मिलेगा तब जाकर पी का कैंडी कितना होगा, 60 होगा। अब पी के पास पहले से कितना कैंडी है वो हमको नहीं पता। अरे बताओ ना, पी के पास पहले से कितना कैंडी हमको नहीं पता। मान लो कि पी के पास पहले से एन कैंडी है, एन कैंडी। हमारी बात ध्यान से सुनना, पी के पास पहले से एन कैंडी है। अब आर पी को कितना कैंडी देगा? इस स्टेज पे आर पी को कितना कैंडी देगा? जितना पी के पास पहले से कैंडी है। मान लो कि पी के पास यहां पर एन गो कैंडी है, एन गो कैंडी, तो आर पी को कितना कैंडी देगा? जितना पहले से है। और पहले से कितना मैं मान लिया, एन कैंडी है, एन कैंडी। तो तुम बताओ मेरे भाई इस केस में जो आर है वो पी को कितना कैंडी देगा? तो पी के पास पहले से कितना कैंडी है, एन कैंडी है, एन कैंडी, और उसको कितना कैंडी देगा आर? जितना पहले से उसका 2 गुना देगा। तो बताओ आर के पास पहले से है ना, पी के पास पहले से कितना कैंडी है, एन कैंडी है, एन कैंडी, तो उसका 2 गुना देगा, यानी 2n कैंडी देगा आर, 2n कैंडी देगा। अरे बताओ ना, क्या नहीं समझ रहा है? पहले से उसके पास n को कैंडी मान के मैं काम कर रहा हूं। अगर पहले से n को कैंडी है तो आर पी को कितना कैंडी देगा? जितना पहले से उसका 2 गुना देगा, यानी n को कैंडी है पहले से तो 2n देगा, इसका 2 गुना 2n ही तो होगा, इतना कैंडी देगा। और इतना कैंडी देने के बाद, पहले से इतना था, इतना कैंडी दिया, इतना कैंडी देने के बाद टोटल कैंडी कितना हो जाएगा? टोटल कैंडी कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा, 3n। यानी यहां पर जो वैल्यू है
इसके बाद जो कैंडी दिया लास्ट स्टेज में, उसके बाद फाइनली जो पी के पास कैंडी है वो 60 हो गया ना। अरे पहले से जितना था उसका 2 गुना देने के बाद फाइनली कैंडी की संख्या 60 हो गया ना। पी के पास फाइनली कितना हो गया, 60 हो गया। यहां पर जो था उसके बाद इसको दिया गया, इसके बाद इसको दिया गया, इसको आर से कैंडी दिया गया, उसके बाद फाइनली 60 कैंडी हो गया इसके पास ऑलरेडी जो है ना फाइनली 60 कैंडी हो गया। तो इसके पास पहले से इतना कैंडी है, इतना दिया गया, तो दोनों को जोड़ने के बाद 3n कैंडी फाइनल हो गया। फाइनली इसके पास 3n कैंडी हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनली कैंडी पी के पास कितना है, 60 है, 60। तो हमको ये बताओ 3n का वैल्यू 60 के बराबर नहीं हो जाएगा? 3n का वैल्यू 60 के बराबर नहीं हो जाएगा? 3n का वैल्यू 60 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो तुम बता मेरे भाई n बराबर यहां से कितना आ जाएगा, बताना। n बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। n बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे पी के पास कितना कैंडी रहा होगा, 20 कैंडी रहा होगा, 20 कैंडी। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इस स्टेज पे पी के पास कितना कैंडी रहा होगा, 20 कैंडी रहा होगा, 20 कैंडी। ध्यान से सुनते रहना, इस तीसरा स्टेज पे पी के पास 20 कैंडी रहा होगा, तभी तो आर उसका पी के पास जितना कैंडी रहा है उसका 2 गुना दे रहा है। अरे बताओ ना, आर पी को कितना कैंडी दे रहा है, जितना पहले से उसका 2 गुना। इसके पास फाइनली 3 स्टेप के बाद 20 कैंडी रहा होगा तीसरा स्टेप में, तभी इसका जितना इसके पास इसका 2 गुना दे रहा है, तो 40 कैंडी दे दिया इसको पी। अरे 40 कैंडी दे दिया ना आर पी को, जितना रहा होगा 20 है, तो इसका दुगुना दे रहा है, यानी आर पी को कितना दे दिया, पहले से जितना है उसका दुगुना। तो पहले से 20 रहा होगा तो इसका 2 गुना 40 दे दिया, तो 40 दे दिया, तभी तो फाइनली 60 हुआ ना, फाइनली तभी तो 60 हुआ ना। हमारा बात समझ रहा है? अब हमको यह बताओ कि थर्ड केस में जो खेल हुआ है वो आर और पी के बीच में हुआ है। थर्ड केस में जो खेल हुआ है वो आर और पी के बीच में हुआ है, आर और पी के बीच में हुआ है, तो क्यू पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं। आर और पी के बीच में अगर खेल हुआ है तो क्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी थर्ड स्टेप में भी क्यू के पास कितना कैंडी रहा होगा, 60 कैंडी रहा होगा, 60 कैंडी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अरे आर और पी में ना अदला बदली हुआ है, ठीक है, तो आर और पी में ना अदला बदली हुआ है, क्यू पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा होगा। तो क्यू के पास थर्ड स्टेज में कितना कैंडी रहा होगा, 60 कैंडी रहा होगा, 60 कैंडी। जबकि तीनों का जो कैंडी है उसका योगफल 180 होना चाहिए हर जगह। तो यहां बताओ टोटल योगफल अगर 180 बनाना है, टोटल योगफल अगर 180 बनाना है, तो तुम बताओ आर के पास इस स्टेज में कितना कैंडी रहा होगा, तो 60 20 80, तो आर के पास कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, 100। 60 20 80 और 100 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक स्टेप हमारा समाप्त हो गया, एक स्टेप हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग इस स्टेप पे जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये स्टेज हमारा समाप्त हो गया। अब सेकंड केस में चलो, सेकंड केस में ध्यान से सुनना। आर जो है क्यू को कितना कैंडी देता है, जितना क्यू के पास पहले से है उसका आधा। तो मैं मानूंगा क्यू के पास पहले से कितना कैंडी है, इस स्टेप में चलना है, इस स्टेप में, ये स्टेप का काम खत्म है, इस स्टेप में चलना है। तो मैं मानता हूं क्यू के पास पहले से कितना कैंडी है, तो मैं मानता हूं क्यू के पास पहले से n गो कैंडी है, n गो। ध्यान से सुनते रहना, क्यू के पास मैं मानता हूं कि पहले से n गो कैंडी है, n गो। तो आर उसको कितना देगा, जितना क्यू के पास पहले से उसका आधा। तो तुम बताओ क्यू के पास पहले से कितना कैंडी है, n कैंडी है, n कैंडी। आर उसको कितना कैंडी देगा, जितना पहले से उसका आधा। तो पहले से n गो है तो उसका आधा देगा, यानी n/2 देगा। ठीक है, तो n + n/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3n/2 हो जाएगा। इतना कैंडी देगा, इतना कैंडी देने के बाद फाइनली कितना कैंडी हो गया, फाइनली कितना कैंडी हो गया, बताओ ना। क्यू को पहले से इतना कैंडी है, इतना कैंडी 3n/2, फाइनली इतना कैंडी मिला। और इतना कैंडी के बाद फाइनली इसके पास कितना कैंडी हो जाता है, 60 हो जाता है, 60। फाइनली इसके पास कितना कैंडी हो जाता है, 3n/2। और ये कैंडी देने के बाद पहले से जितना है क्यू के पास उतना तो है ही है, उसका आधा और मिलता है। और आधा मिलने के बाद फाइनली ये हो जाएगा ना क्यू के पास, और फाइनली क्यू के पास फाइनली कितना हो जाता है, यहां पे 60 हो जाता है, 60। अरे यहां पे तो लेन देन होता है, उसके बाद फाइनली ये बनता है 60। उल्टा मैं चल रहा हूं, तो 3n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60। मैं उल्टा चल रहा हूं, उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं है, दिमाग को हिला के रख देगा। यहां जितना कैंडी था उसका आधा कैंडी और मिलता है, तब फाइनली उसके पास जो कैंडी है क्यू का वो 60 वो बन जाता है। तो जितना कैंडी था उसका आधा और मिला, तो फाइनली कितना हो गया, 3n/2। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना फाइनली है, 60 है, 60। यहां मिलने के बाद फाइनली 60 हो जाता है, तो 60 के बराबर कर देंगे। तो यहां से n का मान कितना हो जाएगा बताना, 3 से ये 60 कितना मरतबे चला जाएगा, 20 मरतबे, 20 मरतबे चला जाएगा। और 2 से गुना होगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40। n बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40। तो यहां से n का मान कितना आ गया, 40 आ गया, 40। यानी ये वाला वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया, 40। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। सेकेंड केस में खेल किसके किसके बीच में हुआ है, आर और क्यू के बीच में।
आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच में खेल हुआ है, तो पी तो हमारा सेम टू सेम रहेगा ना, पी थर्ड स्टेप में जितना था सेकेंड स्टेज में भी उतना ही रहेगा, पी में तो कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं, सेकेंड स्टेज में जो खेल है वो आर और क्यू के बीच में लेन देन हुआ है, आर और क्यू के बीच में लेन देन होगा तो पी पे थोड़ी ना कोई असर पड़ेगा, पी तो सेम टू सेम रहेगा, जितना थर्ड स्टेप में उतना यहां भी रहेगा। अब तुम बता मेरे भाई, पी के पास सेकेंड स्टेज में कैंडी जितना था वो आ गया, क्यू के पास आ गया, तो आर के पास कितना होगा, तीनों प्रकार का योगफल 180 होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। कितना भी लेन देन होगा तो तीनों के पास जो कैंडी की संख्या 180 से ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो 40 यहां है, 20 60, 40 20 60, तो यहां कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो आर के पास कितना कैंडी होगा 120। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, केस 2 भी मेरा निपट गया, ठीक है। अब केस 1 पे आते हैं, ध्यान से सुनना, केस 1 पे आते हैं मेरे भाई, पी क्यू को कितना कैंडी देता है और आर को कितना देता है, पहले पी और क्यू के बीच में फैसला करो, इसका मैं बाद में देखूंगा। पी क्यू को कैंडी देता है जितना जितना क्यू के पास पहले से है, पी क्यू को उतना ही कैंडी देता है जितना क्यू के पास पहले से है, तो पहले मैं क्यू पे फोकस करता हूं, क्यू के पास मैं मान लेता हूं एन कैंडी है, एन कैंडी मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्यू के पास मैं मान लेता हूं कि एन कैंडी है, एन कैंडी, तो पी क्यू को कितना कैंडी देगा जितना पहले से, तो क्यू के पास पहले से एन कैंडी है, एन कैंडी, तो पी उसको कितना देगा जितना पहले से, तो एन पहले से तो एन और देगा, तो एन प्लस एन कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n, तो फाइनली क्यू के पास फाइनली कितना कैंडी हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n, और यहां ये जो कैंडी देने के बाद फाइनली क्यू के पास कितना कैंडी है ये बताओ, 40 है 40, यहां फाइनली कितना है 40 है 40, तो 2n बराबर 40 हो जाएगा, 2n बराबर 40 हो जाएगा, तो यहां से n बराबर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, 20, यहां से n बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20, यानी यहां पर जो डाटा होगा वो 20 होगा, 20, यहां पर जो डाटा होगा वो 20 होगा, 20। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब P और R पे आओ, P और R पे, क्योंकि यहां Q और R दोनों में एक्शन हो रहा है, P और R पे आओ, P और R पे, P R को कितना कैंडी देता है जितना उसके पास पहले से है, तो तुम बताओ R के पास मैं मानता हूं कि n गो कैंडी पहले से है, n गो कैंडी पहले से है, तो P उसको R को कितना कैंडी देगा जितना उसके पास पहले से है, तो पहले से R के पास n गो कैंडी है, तो P उसको उतना ही कैंडी देगा, n कैंडी ही देगा, तो n प्लस n कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n, यानी फाइनली जो R के पास है वो कितना कैंडी हो जाएगा 2n कैंडी हो जाएगा, 2n, और यहां पे 2n का वैल्यू फाइनली कितना है R के पास 120 है, 120, तो 2n का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो यहां से ये 60 मरतबे चला जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा यहां से 60 हो जाएगा, यहां से n बराबर कितना आ गया 60 आ जाएगा, 60, यहां से n बराबर कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, 60, तो बताओ ये तीनों का योगफल 180 होना चाहिए, तो 60 20 80, तो P के पास कितना होगा 100 होगा, 100, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से हम उल्टा सॉल्व करते हुए हम ये पता लगा लिए इन तीनों का योगफल कितना बनना चाहिए 180 बनना चाहिए, 180, इन तीनों का योगफल 180 बनना चाहिए, ठीक है। उल्टा सॉल्व करके मैं पता लगा लिया कि पहला स्टेप में P के पास कितना कैंडी था, Q के पास कितना था, R के पास कितना था, तो पहला स्टेप में P के पास 100 था, Q के पास 20 था, R के पास 60 था, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद कुछ लेन देन हुआ तो ये हुआ ये हुआ, मैं उल्टा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं, ठीक है। तुमको भी इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उल्टा ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, P के पास और R के पास जितना शुरुआत में कैंडी था उसका रेशियो बताओ, यानी P के पास कितना कैंडी था 100, P के पास कितना कैंडी था 100 और R के पास कितना कैंडी था शुरुआत में 60, बस इसका रेशियो निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताना, ये 20 पंजे 100 और 20 तिहाई 60, यानी दोनों के पास में जो शुरुआत का कैंडी था उसका रेशियो आ जाएगा 5:3, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है, उल्टा दिमाग लगाना है इसमें, उल्टा दिमाग, ठीक है। एक दो बार इसको देखना, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो तुम इसको ऐसे ही सॉल्व करेगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार से हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा और आखिरी सीट पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। अगले क्लास में हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।